शेफ के हाथ में एक गेस्ट की सेफ्टी होती है और गेस्ट की जान भी जा सकती है। बाहर से कोई गेस्ट आता है तो उसको दो चीज़ें रट के आता है। पहला नंबर पे होता है अगर नॉनवेज है तो बटर चिकन, कि मैं इंडिया में आऊँगा तो बटर चिकन जरूर खाऊँ। आप किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर नहीं ले सकते वहाँ होटल्स के अंदर। किन किन सेलिब्रिटीज को आपने सर्व किया है एज ए शेफ? तो जो मेरे क्लोज हैं दिल के वो हैं MS धोनी। MS धोनी को मैंने 2-3-4 बार खिला चुका हूँ। क्या 5 स्टार होटल्स में वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता है, एक ही बर्तन में बनता है या अलग अलग बनता है? नॉन वेज के ऊपर हम स्टिकर्स भी लगाते हैं, जैसे कि दिस इज फॉर वेज, दिस इज नॉन वेज। जो बटर चिकन इंडिया में बनता है, दिल्ली में बनता है, वो US में उस लेवल पे बनता नहीं। कभी ऐसे इंसान को सर्व करने का मौका मिला है कि जिसके खाने की भी चेकिंग होती हो कि खाने में क्या क्या मिलाया है, क्या किया, ऐसा कभी किया? दलाई लामा जी का खाना हमेशा बहुत हाई सिक्योरिटी में बनता है। जो सिक्योरिटी उनके खाने के लिए होती है, आज तक किसी सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी नहीं होती। आप किसी सेलिब्रिटी का पूछोगे मैं बता दूंगा कि वो क्या खाता है, लेकिन दलाई लामा जी क्या खाते हैं मुझे भी मालूम नहीं। इतने बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो अपना बहुत ध्यान रखते हैं डाइट का, कि इतना ग्राम खाना है, इतने खाना, और 2 रोटी, 1 रोटी बिना बटर के, बिना घी के। युवराज सिंह को मैंने बहुत बार सर्व किया है। कभी सर्व करने का मौका मिला हार्दिक पांड्या को? आज की डेट में जहाँ पे हार्दिक पांड्या जाता है वहाँ पे अपना पर्सनल कुक लेके जाता है। रेस्टोरेंट में स्टाफ की जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं आती है। कॉमिक्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हर होटल की कहानी है, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब आप किसी 5 स्टार होटल के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? किसी 7 स्टार होटल्स के बारे में सुनते हैं या फिर किसी 3 स्टार होटल्स के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या आपको नहीं लगता कि आखिर इसको 5 स्टार क्यों कहा जाता है, इसे 7 स्टार क्यों कहा जाता है, ऐसे 3rd स्टार क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको खाने में क्या पसंद है, क्या उनका डिसिप्लिन है, आखिर वो इतने फिट क्यों रहते हैं, वो आखिर में जो कैमरे के पीछे के इंसान हैं वो किस तरीके के इंसान हैं, इसके बारे में शायद आप नहीं जानते और आप जानना चाहते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे इस पॉडकास्ट में हैं शेफ़ सचिन सांगवान जी, जो कि एक 5 स्टार होटल में एज ए शेफ़ काम करते हैं और इन्होंने ना जाने कितने बिजनेस सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स और यहाँ तक कि फिल्म से जुड़े बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए भी सर्व किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं सचिन सांगवान जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। कैसे सचिन सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बढ़िया सर। अक्सर मैंने देखा है जैसे कि आपने जो कोट पहना हुआ है, और अक्सर मैं देखता हूँ कि जितने भी शेफ वगैरह होते हैं उनके कोट पे बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, वाइट होता है आई थिंक और ब्लैक होता है। आपके एकदम नाम के अलावा, और आई थिंक तिरंगा है ना, हाँ, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्या रीज़न है? उसके ऊपर ना कई सारे स्पॉन्सरशिप करते हैं शेफ लोग। अच्छा, तो, हाँ ओके। तो उसको आप प्रमोट करने के लिए वो कोट पे रखते हैं, बट मैं कोट पे वो पसंद नहीं करता। मुझे सिर्फ तिरंगा अपना प्यारा है ज़्यादा, तो इसलिए मैं तिरंगा रखता हूँ। साथ में वाइट कोट ही पहना जाता है किचन के अंदर। अच्छा। आपने कभी देखा होगा किसी भी होटल में जाओगे तो शेफ ड्रेस में सिर्फ वाइट कोट आपको मिलेगा। उसके पीछे साइंस है, बताइए। कि सबसे मेन है कि वाइट कोट पे अगर कुछ भी दाग दिखेगा तो आइडेंटिफाई जल्दी होगा। तो हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए तो हमेशा शेफ के पास क्या होता है, वाइट कोट। अगर कोई ब्लैक कोट अगर मैं किचन में रखूँ, ब्लैक कोट या कोई ब्लू कोट पहनूंगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो उससे शेफ की ग्रूमिंग या हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जब काम करते हैं बड़े होटल्स में तो या नीचे भी छोटे होटल्स में आपकी यूनिफॉर्म वाइट इसलिए रखते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई करना ईजी हो कि आपकी जैसे यूनिफॉर्म गंदी हुई उसी टाइम पे हम क्या करते हैं कि स्टाफ को बोलते हैं आप नीचे जाइए, अपना कोट चेंज कीजिए। अच्छा। क्योंकि आपको गेस्ट का आगे प्रेजेंट होता है, गेस्ट एरिया में रहना पड़ता है, बहुत सारे सेलेब आते हैं, तो उसके लिए हमेशा वाइट कोट रहता है। साथ में इसका जो कपड़ा होता है वो थोड़ा मोटा होता है। उसके पीछे ये है कि आप हमेशा हीट के पास काम करते हैं और हीट से रेजिस्टेंस कुछ हो, एक्सीडेंट बहुत होता है किचन में। हाँ। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, तो उसको सेफ करने के लिए हमेशा वाइट कोट पहनते हैं। आपने बोला एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे किचन में, अक्सर 5 स्टार होटल्स में या अदर जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें किस तरह के एक्सीडेंट अक्सर किचन वगैरह में होते रहते हैं? सबसे मेन होता है फायर का, कि अगर आपने कभी फायर को, हमेशा हम बड़ी मशीनों के साथ काम करते हैं और हम अपने स्टाफ को ट्रेन करते रहते हैं हमेशा, फिर भी नेग्लिजेंस कर देते हैं या कई बार ध्यान नहीं रहता कि आपने सबसे अभी कई बार अभी गोवा में हुआ था, क्या हुआ था, फायर हुआ था बार के अंदर। हाँ। तो कितने सारे लोगों की जान गई थी वहाँ पे। वो किस लिए, वो अपने जब आप नेग्लिजेंस करते हो ना तो तब होता है काम।
ओके। फायर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आप खाली सिर्फ खाना नहीं बनाता शेफ, शेफ के हाथ में एक गेस्ट की सेफ्टी होती है, गेस्ट की जान भी जा सकती है और पूरी बिल्डिंग भी खत्म हो सकती है। और वहीं हुआ था गोवा के अंदर। तो उन्होंने क्या गलती की थी वहाँ पे? उन्होंने गलती की थी वहाँ पे, जो फायर स्टार्ट कर रखी है वहाँ का मुझे आइडेंटिफाई, जो मुझे न्यूज में आई थी जी, तो उसमें लिखा था कि वो शेफ लोग, उसको क्रिटिकल फायर सेफ्टी कोई था नहीं वहाँ पे, अच्छा, ना कोई सिलेंडर था। तो हर किचन में, जैसे हर होटल्स में क्या होता है, वहाँ पे होते हैं सिलेंडर्स गैस के, तो वो हमेशा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होते हैं कि अचानक से जब फायर लो लेवल पे होती है तो उसी टाइम पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था और पैनिक कर देते हैं। उसके बाद था वहाँ पे कोई ट्रेनिंग थी स्टाफ की। तो जैसे ही आग देखी, आम इंसान क्या होता है, वो गलती करता है, वो पैनिक कर जाता है, rather than कंट्रोल करने के बजाय भागने लग जाते हैं इधर से उधर। लेकिन होटल्स में जैसे एक आम इंसान की ट्रेनिंग नहीं होती, वैसे होटल्स में लेकिन हमेशा ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ये हमने सीखा था जब इंसिडेंट हुआ था मुंबई ताज में। टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है जी जी, कि अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए होटल्स के अंदर जी, तो आपको कैसे काम करना है, कैसे एक्ट करना है। ये शेफ की भी ट्रेनिंग होती है? ये हर स्टाफ की होती है, ये हाउसकीपर की भी होती है, ये सब की होती है, फ्रंट ऑफिस की। अच्छा, आपकी जब ट्रेनिंग हुई थी क्या क्या सिखाया जाता है उस ट्रेनिंग में? उसमें ये सिखाया जाता है कि आप जब कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। कि हमेशा सीसीटीवी में क्या होता है, कुछ एरियाज होते हैं होटल्स में, होटल्स का एरिया बहुत बड़ा होता है कि जहाँ पे सीसीटीवी में कैच नहीं हो सकता या मिस हो सकता है, देयर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, चांस। जी जी, लेकिन अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं जी, तो आपको कोई भी चीज़, अगर बैग रखा है, कुछ रखा काफ़ी टाइम से जी, तो अगर आपको उसकी मूवमेंट नहीं लग रही, यू हैव टू अलर्ट द सिक्योरिटी ओके, कि यहाँ पे ऐसा है, मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर कोई गेस्ट है, अगर आपके बैक ऑफ द हाउस होटल्स के अंदर आके फोटो खींच रहा है जहाँ पे गेस्ट को परमिट नहीं होती एरियाज में, तो वो भी एक अलर्ट होता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। या रूम्स के अंदर क्या होता है कि कभी कभी सामान इकट्ठा करने स्टार्ट कर देते हैं कि जो अलाउड नहीं है। जी, टेररिस्ट क्या होते हैं, वो सामान इकट्ठा करते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अच्छा, जो कई बार क्या होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर जब हाउसकीपर अंदर जाता है तो वहां पे उसका काम है, जी, फ्रंट ऑफिस नहीं पहचान सकता, राइट। लेकिन हाउसकीपर वहां पे जब रूम में क्लीनिंग करने जाएगा तो वो उस एक्टिविटी को कैच कर सकता है कि हाँ यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, क्योंकि हम क्या होते हैं, ट्रेन होते हैं, हर रोज काम करते हैं। हर रोज जो एक हाउसकीपर होता है वो हर रोज कम से कम 500 रूम बनाता है, तो उनकी ट्रेनिंग होती है। तो आइडेंटिफाई, जैसे हमें सेंस आ जाता है खतरा है कुछ, तो रूम्स की हालत देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। करेंसी का हो जाता है कई बार, करेंसी रूम में ज्यादा दिखे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा करेंसी मिले कुछ, तो वो हो सकता है। तो ये सब क्या होता है, सिम्टम होते हैं कि आपको अलर्ट करने के, और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस में क्या होता है, सबके फॉर्म होते हैं, राइट। तो इफ समथिंग गोज, वी फील रॉन्ग, वी इन्फॉर्म टू द पुलिस टू टेक द एक्शन। ओके, अच्छा, मतलब अगर आपको करेंसी थोड़ा ज़्यादा दिख जाए रूम में तो जो हाउस कीपर होता है वो बता सकता है कि ऐसा कुछ करेंसी रूम में बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर कई बार होता है करेंसी इतनी ज़्यादा कभी कोई कैरी नहीं करता, राइट। तो होटल में कौन करेगा इतनी ज़्यादा करेंसी कैरी, हमेशा हमेशा सबके पास कार्ड्स होते हैं। तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी आपको पता चल जाती है। थोड़ा किचन के बारे में थोड़ा बताइए, जो 5 स्टार के जो किचन होते हैं, जैसे आपने बोला सिलेंडर फायर हो जाता है, उससे बहुत बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गोवा का आपने एग्जांपल दिया। उसके अलावा क्या ऐसा भी है कि गैस के अलावा, क्योंकि गैस बहुत एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा है ना, वो बॉम्ब से कम नहीं है, बॉम्ब से कम नहीं है, और ये पूरी बिल्डिंग को खत्म कर सकता है। तो फिर उससे बचने के लिए होटल्स किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो? उससे पहले होता है कि आपका जो वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है किचन के अंदर, एग्जॉस्ट लगे होते हैं किचन के अंदर। 5 स्टार या अच्छे होटल्स में या रेस्टोरेंट में आपको कभी गर्मी महसूस नहीं होती। अच्छा, कभी नहीं होगी। आपको ऐसा लगे जैसे हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, हाँ, इतना अच्छा फील होगा। ओके, तो सबसे नंबर 1 है कि आपका जो एम्बियंस है वो एम्बियंट होगा काम करने का। किसी भी 5 स्टार होटल्स में आपका पसीना नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो तंदूर को छोड़ के, तंदूर में बल्कि हीट रहती है, लेकिन वहाँ पे भी एसी किचन रहते हैं। ओके, तो ये बेनिफिट रहता है, ये हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। इफ इन केस वहाँ पे एग्जॉस्ट होते हैं बहुत पावरफुल, वहाँ पे अगर आपको सक्शन कर लेते हैं, जितनी भी हीट होती है, हीट बहुत ज्यादा होती है जी, बड़े बड़े ओवंस, बड़ी बड़ी मशीनें, राइट, तो उसको पूरी हीट को सक्शन आउट कर लेते हैं बाहर। तो वहाँ पे ये जो मेथड होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ये उसको फायर को सेफ्टी के लिए करते हैं।
अगर होटल्स में रूल्स होता है कि अगर इफ इन केस हर किचन के अंदर फायर सिलेंडर रहेंगे जी। ब्लैंकेट रहेगा, वो मैंडेटरी है। ब्लैंकेट क्या काम करता है? ब्लैंकेट का काम होता है छोटे से तेले में आग लग गई, उसको तेल के अंदर रख अच्छा, गया अच्छा। तो उसको क्लोज कर देगा। तो फायर को अगर आप ऑक्सीजन कट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, बुझ जाएगी, हाँ। राइट। तो वही काम होता है, वो होता है सबसे लो लेवल पे। ओके। कि छोटी सी आग लगी, किसी पैन में आग लग जाती तेल में, तो उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए तो फिर नंबर सेकंड पे आता है कि फायर का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं सिलेंडर्स को। और उसकी ट्रेनिंग होती है, ये नहीं कि सिलेंडर लगा दिया और किसी को चलाना नहीं आया जी। सो दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो फायर ऑफिसर भी रहते हैं हमेशा, जो हमेशा राउंड लेते रहते हैं कि जितने बैक एरियाज हैं। जो गोवा में एक्सीडेंट हुआ था वो उसका रीजन ये था कि बैक एरियाज क्लीन नहीं थे। फायर एग्जिट का एरिया वो हमेशा जब नेग्लिजेंस से बंद हो जाता है ना, जब आग लगी किसी को निकलने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन होटल्स में क्या होता है, आपके पास कितना भी काम हो, आप बैक एरिया जो कॉरिडोर होता है या फायर एग्जिट एरिया होता है उसको कभी भी सामान नहीं रख सकते उसके अंदर। रूल्स होता है हमेशा। तो इसलिए होटल में सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है आपकी। ओके सर, हम बात करते हैं 5 स्टार की। हम अक्सर कहते हैं कि मैं 5 स्टार में स्टे किया है, मैं 5 स्टार में गया था। और 5 स्टार एक जब आदमी कहता है तो एक थोड़ा सा एक होता है कि नहीं भाई, मतलब प्योर एकदम टॉप क्लास वाला होटल, बिल्कुल है ना। ताज भी 5 स्टार है, और जो और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है जिनके इतने पॉपुलर नाम नहीं है, वो भी अपने आप को 5 स्टार डिक्लेयर करते हैं कि वी आर 5 स्टार। तो ये जो 5 स्टार के पीछे का जो रीजन है, किस होटल को 5 स्टार बोलना चाहिए, या कौन सा होटल या कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत होटल्स अपने आप को 5 स्टार बोल सकते हैं? देखिए, अपने आप तो कोई नहीं बोल सकता, ये रूल इसका ऑडिट होता है हर चीज़ का। इसमें सर्विसेज के ऊपर बोला जाता है कि मैं आपको कुछ बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ। एग्जांपल कि 24/7 आपके पास इन रूम डाइनिंग होनी चाहिए 5 स्टार के अंदर। ओके। तो आपके पास कॉन्सियर्ज होना चाहिए। कौन सा मतलब? कॉन्सियर्ज होता है कि जहाँ से गेस्ट अपना सामान लेके आता है तो वो गेस्ट के रूम तक डिलीवर करे। ओके। फिर आपका है कि आपके होटल्स में पूल होना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टैंडर्ड होते हैं। आपके एरिया उसमें होटल में गार्डन होना चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड होने के लिए होते हैं 5 स्टार के। और रूम्स का स्पेस भी मैटर करता है। अच्छा। हाँ, देखिए सम स्पेस का क्राइटेरिया होता है कि कम से कम इतना रूम होना चाहिए 5 स्टार कैटेगरी में आने के लिए। और इनके ऑडिट्स बहुत होते हैं 5 स्टार में। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब हर महीने में कम से कम 4-5 ऑडिट होते हैं। हर महीने? हर महीने। ओके, क्या क्या देखते हैं वो हाइजीन को देखते हैं, स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। जैसे कि आपने आप बोल दिया कि और ये नहीं हो सकता कि आपको एक 5 स्टार मिल गया, आपको लाइफ टाइम के लिए मिल गया। अच्छा, ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता, आपको ऑडिट होता है। अगर आप फेल हो गए तो आपकी रैंकिंग ले सकते हैं। अच्छा, वापस ली जाती है? वापस ली जाती है। कौन करता है रैंक ऑडिट? कौन करता है इसके ऑडिट? जैसे फसाई करता है अपने सेफ्टी के लिए। अच्छा अच्छा। ये कॉलेज के IHM के प्रिंसिपल आते हैं। अच्छा। वो करते हैं ऑडिट को, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको भेजते हैं रिपोर्ट्स। अच्छा, कि 5 स्टार है 5 स्टार है कि नहीं। उसमें काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक पैनल बनता है और पैनल में सब अपने अपने हिसाब से चेक करते हैं और रिपोर्ट सबमिट करते हैं। वो पैनल की जो रिपोर्ट है वो मीट हो रही है नहीं हो रही है, उसके हिसाब से बोला जाता है कि 5 स्टार है। वैसे आजकल तो कोई भी बोल सकता है वरना कि मैं 5 स्टार हूँ। तो उसकी कैटेगरी है, उसके रूल्स है, उसके रेगुलेशन है, सेफ्टी है, उसकी सर्विसेज है। तो उसमें सैलून होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सैलून भी होना चाहिए, स्पा होना चाहिए, तब वो 5 स्टार कैटेगरी में आता है। ओके। जिम होनी चाहिए। ये जिम वाले पॉइंट है। तो जिम 4 स्टार में जिम बहुत मुश्किल होती, नहीं मिलती। और इनके रूल्स होते हैं हमेशा। एरियाज का बहुत कंट्रोल होता है कि इतना कम से कम इतना होना चाहिए। स्विमिंग पूल इतना बड़ा होना चाहिए। तो तब जाके 5 स्टार में आते हैं। सर एक बात बताइए, क्योंकि क्या होता है ना, जो शेफ होते हैं, जो खाना बन के आता है, कोई भी होटल्स हो, चाहे 5 स्टार हो चाहे ना हो जी, किचन में कोई नहीं जाता। जो एक कस्टमर आता है उसको सामने खाना तो खा लेता है जी, किचन में कोई नहीं जाता है। हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पर वेज और नॉन वेज का बहुत बड़ा एक इशू है, नॉन वेज जो वेज वाला है वो नॉन वेज बिल्कुल परहेज करता है। यहाँ तक कि पूछते हैं कभी कभी तो किसी रेहड़ी पे या किसी होटल्स में आपके बर्तन अलग अलग है कि नहीं है। बिल्कुल पूछते हैं। तो क्या 5 स्टार होटल्स में वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता है, एक ही बर्तन में बनता है, या अलग अलग बनता है? 5 स्टार होटल्स में ये सेग्रीगेशन बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस पे लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसमें वेज बनेगा उसमें नॉन वेज बनेगा। ये बिल्कुल अलग एरियाज होता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, एलर्जन्स का भी पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें। एलर्जन इज आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल। किसी को एलर्जी होती है तो उसका जो स्पेस होता है एलर्जन्स का वो सेपरेट होता है। तो जो बात बोली आपने वेज और नॉन वेज का, एग्जाम्पल मेरे पास 2 तंदूर होते हैं। अच्छा। जिसमें वेज में मैं वेज स्नैक्स बनाऊंगा, उसमें वेज स्नैक्स ही बनते हैं। अच्छा। नॉन वेज के ऊपर हम स्टिकर्स भी लगाते हैं, जैसे कि दिस इज फॉर वेज, दिस इज नॉन वेज।
अब रेंज में आप बोलोगे कि रेंज में क्या, आप बर्तन की बात कर रहे हैं, हम तो रेंज भी सेपरेट रखते हैं। रेंज मतलब कैसे? रेंज जो आपकी गैस रेंज होती है, हाँ। तो जिस रेंज के ऊपर वेज बनेगा उस पर नॉन वेज नहीं बनता। वो अलग अलग सेग्रीगेशन रखते हैं कि ये वाला पार्ट रेंज का वेज के लिए है और ये वाला पार्ट नॉन वेज के लिए है। और बर्तनों का सेग्रीगेशन भी उसके हिसाब से रहता है। बर्तन भी अलग होते हैं? बर्तन भी अलग अलग होते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि चलो ये अभी थोड़ा सा ये वाला गंदा है, इसमें भी मैं इसको जो बना के खिला दूँ? नहीं नहीं, आपके पीछे हमेशा केएसटी की टीम रहती है। थैंक यू टू केएसटी टीम, जो होटल्स की हीरो होती हैं। अच्छा। वो बैक एरिया में काम करते हैं, किचन स्टीवर्डिंग टीम। ओके। तो अगर वो केएसटी टीम तो हमेशा शेफ के पीछे रहती है। शेफ तो यहाँ से लेके क्या करता है, पीछे जाता भी नहीं देने बर्तन। अच्छा। शेफ बर्तन ऑर्डर लगाता है, साइड में रख देता है, वहां से केएसटी टीम उसको लेके पीछे पोर्टहाउस में जाती है और वहां से वॉश करके वापस रखती है। अच्छा अच्छा। तो शेफ की लाइफ बहुत आसान है इस एरियाज में, उस area मतलब अच्छा कुछ एरिया में 5 स्टार में शेफ को इतना ये ढूंढना नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ चाहिए तो केएसटी टीम को आप इन्फॉर्म करोगे कि मुझे बर्तन चाहिए या कोई प्रॉब्लम, वो सब आपको ला के वो सब आपको ला के तो जिम्मेदारी केएसटी टीम की है? वो जिम्मेदारी केएसटी टीम की है। हाइजीन की जिम्मेदारी इस पर कभी ऐसा हुआ है क्या आपकी लाइफ में या आपके अनुभव में कि कभी गलती से वेज वाले को नॉन वेज खिला दिया या फिर नॉन वेज वाली चीज में बना के खिला दिया? ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में हर, तो उसको टैकल करना बहुत जरूरी हो जाता है जब आपका प्रोसेस में लैप्स हो जाते हैं। अब हुआ क्या, वैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। अब हम 2 बैठे हुए हैं गेस्ट जी, तो आपने एक ने वेज किया ऑर्डर, एक ने नॉन वेज किया। तो कई बार जब ऑर्डर बन के जाता है तो अगर किसी जिसने जो सर्व कर रहा है उसको मालूम नहीं पड़ा। एक इंसिडेंट वो था कि जैसे आपने नॉन वेज ऑर्डर किया, मैंने वेज किया, तो आपको गलती से अगर सर्व कर दिया और गेस्ट ध्यान नहीं देता कई बार, तो एक इंसिडेंट इस टाइप के हो जाते हैं। फिर है कि आप बूफे में टैग नहीं पढ़ते कई बार गेस्ट। बहुत सारे गेस्ट होते हैं जो मतलब दे कम टू द 5 स्टार, बट क्या होता है उनकी हैबिट नहीं होती ना। ये मेरे साथ गूगल ऑफिस है गुड़गांव में, मैं गया था वहाँ पे, ये मेरे साथ वहाँ पे हो चुका। गलती मेरी थी, गूगल की नहीं थी। उसने बड़े टैग वैग ला के रखा हुआ था, बट मुझे शौक है पेटीज खाने का, आई लव पेटीज। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की पेटीज रखी हुई थी, बहुत छोटी छोटी, बहुत क्यूट टाइप की। मेरा मन कर गया, मैंने कहा यार मेरे मतलब की चीज़ मिल गई मेरे को। बिल्कुल। तो वेज भी थी, नॉन वेज भी थी, और छोटे छोटे टैग उन्होंने लगा रखे थे कि इसमें ये वाली पेटीज है, ये वाली। तो चिकन पेटीज भी थी, वो भी था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस चक्कर में, तो मैंने एक पेटीज रख के एक बाइट ले लिया था। मैं प्योर वेजिटेरियन, गलती से लिया। मैंने देखा कि यार उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है क्या नॉन वेज, क्योंकि पहली बार तो था। बोला नॉन वेज है, तो पढ़ा नहीं। तब ध्यान से मैंने देखा, तो वो फिर मैंने वापस उसमें मतलब उल्टा दिया, और तब मैंने देखा कि टैग पढ़ना कितना जरूरी हो जाता है। इन्फॉर्मेशन देखो, गेस्ट के लिए ना इन्फॉर्मेशन हम हर एक चीज की रखते हैं। आपकी एलर्जन फॉर डे, हमारे पास 14 एलर्जन होते हैं, क्रिटिकल एलर्जन। अगर गेस्ट की सेफ्टी में हमेशा बात करता हूँ मैं, खाने से ज्यादा, ठीक है खाना अच्छा बनाना तो हमारे प्राइम इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी है गेस्ट की सेफ्टी। आज की डेट में हर किसी को कोई ना कोई एलर्जन है, तो वो उसका सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। वेज का, नॉन वेज का, आजकल डिफरेंट कैटेगरीज आ रखी हैं, वो टैग करना, मेंशन करना। कई बार गेस्ट क्या होता है कि ओवरलुक कर देता है, तो वहां से लैप्सेस हो जाते हैं। आपने बोला 14 तरह की एलर्जीज होती है जी, कौन कौन सी होती है? जैसे हमारा एक ग्लूटेन है, ओके, एग है, फिश, पीनट, सोयाबीन, मिल्क, ट्री नट, मस्टर्ड, सेसमे, सल्फाइट, लूपिन और मोलेसिस। तो ये सब एलर्जन होते हैं आपके। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ओके, थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि जब हमारी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने सर्व किया है जी, ठीक है, उनको खाना बना के खिलाया आपने। किन किन सेलिब्रिटीज़ को आपने सर्व किया है एज ए शेफ? बहुत सारे सेलिब्रिटी को मैंने खाना खिलाया है, मतलब ऐसा सारे हार्डली ऐसा कोई सेलिब्रिटी बचा होगा जिसको मैंने नहीं खिलाया होगा। सबके साथ मैं मिल चुका हूँ, खिला चुका हूँ। कुछ बताइए, कुछ बड़े नाम जो आपके याद हो। सबसे जो मेरे क्लोज हैं दिल के, वो हैं MS धोनी। MS धोनी को मैंने 2-3-4 बार खिला चुका हूँ। अच्छा, क्या पसंद है MS धोनी को? MS धोनी को बहुत, देखो ब्रेकफास्ट में वो लेते हैं, वो डोसा लेते हैं। अच्छा, और सिंपल सादा खाना खाते हैं। ओके। और एक बार बल्कि हम जो काफी टाइम पहले थी लास्ट कंपनी में, तो एक बार उनको बटर चिकन का ऑर्डर किया था। बटर चिकन, हाँ। तो वो बहुत काइंड भी हैं, उनको पता कि अगर कंप्लेन करूंगा किसी खाने की तो जो जिसने बनाया उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो बहुत हम्बल भी हैं, वो ऐसा नहीं कि कंप्लेन कर देंगे, बहुत जेन्युइन। तो उनको सॉल्ट ज्यादा लगा, तो उन्होंने जो सर्वर है उसको बोला कि शेफ को बोल देना कि दूसरा पोर्शन भेज दे, बाकी किसी को बोलना नहीं। तो इसलिए बोलते कि MS धोनी सो ग्रेट।
अच्छा। तो हर लोग उसको क्यों पसंद करते हैं, जहाँ भी जाएंगे उनका एक टच होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो हम्बलनेस होती है। अगर वो किसी एक डोरमैन है उससे भी उतने तरीके से बात करते हैं जैसे किसी सेलिब्रिटी से बात करते हैं। अच्छा। वो उनके अंदर जीरो एटीट्यूड है, जीरो ईगो है कि मैं इतना बड़ा नाम है या कुछ है, कोई फर्क नहीं। वो जब आपसे बात करते हैं बहुत दिल से बात करते हैं, वो बहुत हम्बल है। कुछ बताइए इंसिडेंट उनके साथ कुछ हुआ एक दो। सबसे पहला इंसिडेंट था जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, तो उस टाइम पे मैं मैरिड में था। अच्छा। तो मेरे कॉमेज टाइम था उस टाइम पे, तो सब वेट कर रहे कि धोनी आ गया है, तो खाते हुए तो कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, वैसे भी कंसेंट लेनी पड़ती है। आप किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर नहीं ले सकते वहाँ होटल्स के अंदर, क्योंकि आपको कंसेंट लेनी पड़ती है। कई बार हमारे पास हर रोज बैठे रहते हैं, यू कांट क्लिक द पिक्चर ऑफ एनी सेलिब्रिटी कि कौन है। और फिर अगर तो सबने जब उन्होंने ब्रेकफास्ट किया तो सब सारे शेफ एक्साइटेड हैं कि MS धोनी के साथ फोटो लेंगे, सारे गेस्ट भी एक्साइटेड हैं, पूरा रेस्टोरेंट कि सबने खाना छोड़ रखा है। ये सोचो कि सबने खाना छोड़ रखा है कि MS धोनी के, क्योंकि टाइम कम होता है कि जैसे खाना खाएगा वैसे जाएगा। तो MS धोनी आए, बोला कि रुक जाओ 10 मिनट दो मुझे, मैं डोसा खत्म कर लूँ, उसके बाद सबके साथ फोटो खींचूंगा। अच्छा। तो वो जो इंसिडेंट है मुझे याद है। फिर जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, सारे शेफों के बीच में, सारे गेस्टों के बीच में सब भूल जाते हैं कि हम गेस्ट हैं और हम शेफ हैं, सब इकट्ठा हो रखे और धोनी सर उनके बीच में, और सबको हंसते हंसते फोटो दी। ये नहीं कि मुझे कोई होता नहीं कि मुझे टच हो गया, ये हो गया। इतने हम्बल सेलिब्रिटी मैंने आज तक नहीं देखा। इतने बहुत सारे सेलिब्रिटी देखे, लेकिन उनसे ज्यादा हम्बलनेस आदमी कोई नहीं देखा मैंने आज तक। ओके। तो वो सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता है कि स्ट्रगल हो, वो नीचे से उठे हुए हैं। ये बात तो उनको पता है कि उनके आइडल भी सचिन थे एक टाइम पे, तो वो भी पोस्टर लगाते थे। तो वैसे ही लोग, आम जनता भी पसंद करते हैं उनको, अपने जो फैंस का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये सोचो कि जब सोल्टन को ज्यादा लगा, अगर ये छोटी सी बात अगर वो किसी का आगे बोल दे तो किसी शेफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। सुना है जॉब भी चली जाती है, जो भी जा सकती है। क्या बात है। तो उनको पता है इस बात का कि अगर आगे, तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर रूल्स होते हैं। पहले तो एक्शन होता है, एक डायरेक्ट जॉब नहीं जाती, पहले होता है एक्शंस। एक वर्बल वार्निंग होती है, फिर कंप्लेन 1, कंप्लेन 2 रिटर्न में होती है, फिर अगर ज्यादा सीरियस है तो जॉब जा सकती है। ओके। इसलिए क्वालिटी इतनी महंगी रहती है 5 स्टार में कि एवरी मील द शेफ सर्विंग टू यू इट हैज टू बी परफेक्ट। इतना प्रेशर्स रहता है क्योंकि खाना खाना नहीं है वहाँ पे, मतलब बहुत सारे इमोशंस होते हैं। आपके पास 1000 ऑर्डर इफ यू आर सर्विंग, हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम कोई कंप्लेन ना हो दिन में। अच्छा। 1000 ऑर्डर में से भी, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 1000 से ज्यादा करते हैं हम जी, तो टारगेट कम से कम 1000 से ज्यादा करते हैं। 1000 तो हमारा नॉर्मल है। अच्छा। ओके। क्योंकि मैं सबसे, मतलब वी हैव लाइक 600+ कीज होटल्स में रूम्स हैं, तो ऑर्डर्स लगा लो, हर रूम से अगर 1-2 बार ऑर्डर आएगा तो कम से कम कितने हो गया। अब साथ में रेस्टोरेंट भी है। तो इस हिसाब से हमेशा ऑर्डर्स, हमारा टारगेट रहता है कि कोई कंप्लेन ना हो। अगर कोई कंप्लेन हो जाती है, हमेशा उसका फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया जाता है कि आपको ये पसंद नहीं आया, आपका दूसरा पोर्शन बना देते हैं, फ्रेश पोर्शन कर देते हैं। या कई बार होता है कि खाना ठीक है लेकिन आपका टेस्ट पैलेट अलग, राइट। आपको खाना पसंद है स्पाइसी, लेकिन जो उसकी रेसिपी है उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है, या उसका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाया है। तो आप एक क्रीमी पा, दाल मखनी है, आपको दाल मखनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से आए हो कि ये स्पाइसी होगी, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उस खाने का, तो फिर क्या होगा, कंप्लेन हो जाती है। लेकिन वो कंप्लेन का भी कैटेगरी देखनी पड़ती है कि ओके, ये गेस्ट को इस चीज का नॉलेज नहीं है, वी एजुकेट द गेस्ट, वी इन्फॉर्म टू द गेस्ट, ओके दिस इज द टेक्सचर, दिस इज द टेस्ट ऑफ एनी फूड। उसके बाद से अगर आपको चाहिए तो कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं भी हो सकती। वी आर इन्फॉर्म टू द गेस्ट, और अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जाते हैं। जो ऑर्डर टेकर होता है वो हमेशा आपको एक्सप्लेन करता है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि चलो ये तो सेलिब्रिटी, उसके अलावा भी बहुत हम आगे बात करेंगे सेलिब्रिटीज पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब खाना, जैसे कि आपने बोला कि इसकी चॉइस ऐसी है, उसकी चॉइस वैसी है, हम इंडियन का तो हमको पता है, हम इंडियन है, हमने इंडियन का स्वाद पता है कि कितना चटकारे मार के लोग खाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं, कुछ जापान से आ रहा है, कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से जब लोग आते हैं, उनका खाने का तरीका भी अलग अलग होता है, स्वाद भी अलग अलग होता है। वो क्या ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया में जब आप सर्व करते हैं? जो गेस्ट बाहर से आते हैं एक परसेप्शन लेके आते हैं। जैसे कि एक इंडियन गेस्ट को पसंद होता है कि जैसे पास्ता पिज़्ज़ा का अगर शो का ट्रेंड है इंडिया में, तो जब बाहर से कोई गेस्ट आता है तो उसको 2 चीज़ें रट के आता है। पहला नंबर पे होता है, अगर नॉनवेज है तो बटर चिकन, कि मैं इंडिया में आऊँगा तो बटर चिकन जरूर खाऊंगा।
अच्छा। हाँ, तो दूसरे नंबर पे होता है आपका दाल मखनी वेजिटेरियन में, अच्छा। कि अगर मैं दाल मखनी जरूर खाऊंगा। तीसरा होता है कि इंडियन चाट जरूर खानी है, गोलगप्पे। इंडियन चाट। हाँ, गोलगप्पे। हाँ, तो बड़े पसंद आते हैं उनको। दे कॉल इट एज ए वाटर बॉल। वाटर बॉल। हाँ, ओके। जो पानी मुंह में फटता है तो बोलते हैं वाटर बॉल। तो ये तो कुछ परसेप्शन, जैसे आप बाहर जाओगे, प्लान किया तो आप वहाँ का देख के जाते हैं, यार मैं थाईलैंड में जा रहा हूँ तो वहाँ पे थाई करी खाऊंगा, वहाँ की ये फेमस आइटम है। तो ऐसे गेस्ट भी एक परसेप्शन लेके आता कि मुझे ये आइटम जरूर टेस्ट करना है। इंडिया में जो बटर चिकन इंडिया में बनता है, दिल्ली में बनता है, वो यूएस में उस लेवल पे बनता नहीं है। ये मैं नहीं, वहाँ के गेस्ट फीडबैक देते, मैं तो हर रोज गेस्टों से मिलता हूँ कि दे आर सर्विंग समथिंग एल्स, just giving the name of butter chicken. The authentic butter chicken is not serving in बाहर जाके। अच्छा। बाहर वो क्वालिटी दाल मखनी है नहीं। अच्छा। बिल्कुल, हमें ये सिंपल लगता है, लेकिन जो बाहर के शेफ होते हैं उस लेवल की क्वालिटी है नहीं। तो ये काफी फर्क होता है। ये गेस्ट बोलते रहते हैं कि यहाँ पे जो हम बटर चिकन खा रहे हैं, दिस इज समथिंग एल्स अमेजिंग। जो बाहर मिलता है वो हर चीज क्या होता है, पैकेट होती है। राइट। पैकेट खोला, चिकन डाला और बना दिया, वो मजा नहीं आता। वो मजा नहीं आता। अच्छा। और यहाँ के हमारे तो कल्चर में है, हमें पता है कि बटर चिकन कैसे बनना है, रिचनेस कैसे लानी है, रिच फूड में तो हम माहिर हैं। तो ओके। और दिल्ली का तो मतलब आप जवाब ही नहीं कोई बटर चिकन और दाल मखनी में। अच्छा, ये दाल मखनी का क्या स्पेशलिटी होती है? अच्छा, दाल मखनी पे थोड़ा सा मैंने एक शेफ से और बात की थी, आपसे भी मैं बात करना चाहता हूँ कि दाल मखनी को सुना है कि इसको बनाने के लिए जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो प्रिपरेशन चाहिए ना, वो हर किसी के पास नहीं होती है। क्या खास है दाल मखनी में ऐसा? दाल मखनी सबसे सिंपल होता है, कि जो ज्ञान सबसे सिंपल होता है ना, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे सिंपल रेसिपी है। उसमें क्या होता है, आपको ओवरनाइट तंदूर के ऊपर रखना होते हैं इसको, दाल को। और जितना आप घोटोगे उतना लेसा निकलेगा, और जितना लेसा निकलेगा उतना वो बटरी टेक्सचर निकलेगा। तो वो फर्क होता है दाल मखनी में। लेकिन हम इसको हमेशा कंसिडर कर देते हैं कि मोर बटर डालो। यही तो है, हम लोग क्या आम लोग सोचते हैं कि दाल में अगर मक्खन डाल दिया तो वो दाल मखनी हो जाता है। हाँ, तो वो अगर ये परसेप्शन बहुत गलत है कि जितना आप स्लो हीट पे अगर कुक करोगे, ओवरनाइट करते हैं होटल्स में, क्या करते हैं कि घर जाने से पहले हमेशा तो तंदूर की जो हीट होती है, तंदूर अब क्लोज हो जाता है, तो उस पर क्या करते हैं, लो हीट पे रख देते हैं, वो सुबह तक पकता रहेगा। कई होटल्स में 24 घंटे का प्रोसेस रखते हैं, उसमें सिर्फ दाल मखनी बनती है। अच्छा। हाँ, कई होटल्स में रखते हैं 48 आवर्स का। एग्जाम्पल दाल बुखारा। दाल बुखारा की रेसिपी सेम है, कि दाल बुखारा हमेशा, दाल बुखारा में सबसे जो खासियत है दाल मखनी की है। जो बुखारा होटल है, जो नहीं, आईटीसी होटल में दाल बुखारा सबसे फेमस है। आईटीसी होटल में? आईटीसी दिल्ली में। अच्छा। लेकिन उसकी जो इसमें एक और है, आपके पास प्रोसेस भी सेम फॉलो कर लिया। बुखारा की जो दाल होती है वो बिल्कुल अलग होती है। कैसे? उनकी जो इसमें बताया जाता है कि हम हमेशा, मैं आईटीसी वाले शेफों से बात करता हूँ कि उसका सीक्रेट कोई बताता नहीं है, लेकिन उसका सीक्रेट ये है कि जो उसकी जो दाल है वो हैंड पिक होती है। एक आम मार्केट में आपको दाल मिलती नहीं है। अरे हाँ, जो सिग्नेचर उसको कर रखा, उन्होंने पेटेंट कर रखा उन्होंने अपनी रेसिपी को। जो दाल, जैसे मुझे दाल मखनी बनानी है, मैं बाजार में गया, दाल लेके आ गया, हाँ, वो ऐसे नहीं लाते। वो क्या करते हैं? नहीं, उनकी दाल मखनी में क्या, दाल जो होती है वो हैंड पिक होती है। जो हम बोलते हैं कई बार कि ऑर्गेनिक फूड या हैंड पिक फूड लिखा होता है कई जगह, आप पढ़ना कभी, तो वो क्या होता है कि वो सिलेक्टिव होता है। हर चीज, दाल की क्वालिटी उसमें जो दाल होती है वो बराबर होती है। अच्छा। जो इम्पैक्ट करती है आपकी दाल मखनी के टेस्ट को। ओके। तो वहां पे सारा गेम है। दूसरा गेम है उसका कुकिंग का। 48 घंटे जो पकती है। 48 घंटे, 24 घंटे, अपना अपना प्रोसेस सबका सेट है। और बताइए, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटी जिनको आपने सर्व किया है? विराट कोहली को मैंने सर्व किया हुआ है। कितनी बार किया? विराट कोहली को मैंने 2 बार सर्व किया हुआ है। क्या मिला तो काफी है। पहले जब अर्ली क्रिकेटिंग टाइम में थे, तो उनको स्मोक सालमन खाना बहुत पसंद था। कौन सा? स्मोक सालमन। ये क्या होता है? ये फिश का नाम है। डेलिकेट फिश, अच्छी फिश होती है, हाई क्वालिटी फिश होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो वो अपनी डाइट्स पे उस टाइम पे फिश बहुत कंज्यूम कर रहे थे जी। तो वो रुके थे हमारे पास अराउंड 2-3 दिन। तो हर रोज जब भी वो जाते शूटिंग से पहले, तो उनका ऑर्डर ब्रेकफास्ट में लेने थे उनको एग। अच्छा। एग का ऑर्डर होता था। और पैकिंग ऑर्डर में जाता था उनका स्मोक सालमन। ओके। लेकिन अब उसके बाद मैं उनसे बाद में मिला हूँ। मिलते रहते हैं होटल में हर सेलिब्रिटी आते रहते हैं जी। अब वो बिल्कुल वेगन हो चुके हैं। वेगन, हाँ। अब वेगन में क्या होता है
कि नो एनिमल प्रोडक्ट, नो एनिमल वायलेंस फूड और नो ही डेयरी। अच्छा। तो वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते। तो ओके। जैसे अनुष्का मैम आई हैं, वो बहुत चेंज हो गए अपनी लाइफ में। हाँ, राइट राइट। तो उनकी पहले खाने की हैबिट्स बहुत अलग थी, अब बहुत अलग हो गई। पहले नॉन वेजिटेरियन बहुत कंज्यूम था उनके उस डाइट में, अब खत्म कर अब दिया। खत्म हो गया। ओके। तो हर कोई डाइट पैटर्न होता है, चेंज होता रहता है। राइट राइट। इसके अलावा और इसके अलावा दलजीत दोसांझ तो मतलब कम से कम 4-5 महीने मैंने सर्व किया हुआ उनको, दिलजीत दोसांझ को। वो उस टाइम पे अच्छा फेम था उनका, लेकिन जो अभी आज की डेट में जो फेम है उस लेवल पे नहीं थे। दलजीत दोसांझ हमेशा एक ही पैटर्न है। आज तक मुझे ऑर्डर याद है, कम से कम मुझे 7 साल पहले सर्व किया था उनको। वो पैटर्न था, हर रोज आएंगे 6 बजे। अच्छा। ब्रेकफास्ट में आएंगे, जब कोई भी रेस्टोरेंट सेट होता है सुबह रेस्टोरेंट का टाइम होता है 6:30। वो हमेशा आते थे 6 बजे। अच्छा। 6 बजे आके एक सोफा बैठ जाते आराम से। अच्छा। और अपना कोई भी एक म्यूजिक लगा लेते, उसको सुनते रहते प्यार से। किसी को कुछ नहीं कि मुझे, उसका साफ रूल था कि प्लीज आके मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। तो जैसे वो बैठ जाएंगे, सबको हमें ऑर्डर याद था। एक दिन बता दिया था कि मैं हर रोज यही खाता हूँ। वो 6 अंडे का एग वाइट खाते थे बस 6 अंडे। ये डाइट है, मतलब 4 महीने से मैंने उनको सर्व किया लगातार। फोल्डेड ऑमलेट 4 महीने तक सिर्फ यही खाते थे, नथिंग एल्स। क्यों? देखो, जब आप एक सेलिब्रिटी बनते ना, तो डाइट पे बहुत ध्यान रखते हैं। लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही खाते होंगे, क्या ही करते होंगे, लेकिन उनकी डाइट बहुत सिंपल होती है, लेकिन कंसिस्टेंट होती है। अच्छा, राइट। ये फास्ट फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं, जो एक आम इंसान खाता है वही खाते हैं, लेकिन उसको हर रोज खाते हैं। अच्छा, राइट। तो दलजीत दोसांझ जी 6 अंडे का एग वाइट, हल्का सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और ऑमलेट होना चाहिए हल्का सॉफ्ट। बस वही फोल्डेड ऑमलेट खिलाते था मैं उनको सुबह। और खाने वाने में क्या खाते? खाने वही ऑमलेट खाया और चले गए बस। उसके बाद हमें नहीं पता वो क्या खाते दिन भर। बाहर चले जाते, शूट होता है ना उनका। अच्छा। तो सेलिब्रिटी का एक पैटर्न होता है। वो चाहे तो हमेशा लेट नाइट को खाएंगे, अच्छा, या अर्ली मॉर्निंग खाएंगे। ओके। दिन में बहुत कम खाते हैं। आप उनके पैटर्न को ट्रैक नहीं कर सकता। इंसान कैसे है? इंसान तो बहुत हम्बल है, मतलब हमारे तो गले लग के जाते थे हर रोज। अच्छा। बहुत अच्छे इंसान, मतलब देखो, कोई जो भी आदमी अगर बहुत ऊपर पहुंचता है, वो अपने प्रोफेशन या हार्डवर्क से तो जाता है। सबसे पहले वो होता है कि एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, जो मैं मानता हूँ। अगर MS धोनी है, दलजीत दोसांझ है, तो ये इंसान बहुत अच्छे हैं। ये हर एक एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट बहुत करते थे। अच्छा। एंड ये जो एग काउंटर का ऑमलेट है, जैसे हमने रेडी कर दिया, जब तक कई बार होता है कि वेटर्स जो होते हैं इधर उधर हो गए, टेबल पे दूसरी टेबल पे चले गए या कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कि आजा मेरे पास ऑर्डर ला के दे या एक्सपेक्ट करेगा। वो अपने टेबल से आते, उसको पता है कि ये शेफ ने ऑमलेट बना दिया होगा, अपने आप आते और लेके चले जाते। अच्छा। सो हम्बल, मतलब कोई मतलब सोसाबाजी कुछ नहीं। तो ग्रेटनेस बहुत है उनमें। जितने भी अच्छे सेलिब्रिटी मैंने मिला हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान जरूर होते हैं। राइट, नाइस। अच्छा, जब सेलिब्रिटीज की शादियाँ वगैरह होती है जी, तो उसमें भी खाना वाना बहुत सारा बनता है मुझे और मैंने सुना भी है कि 5 स्टार के शेफ ही जो होते हैं अक्सर जो खाना वाना जो है ये बनाते। कभी आपको मौका मिला या कुछ प्लान करने का किसी वेडिंग के जो फूड मेन्यू होता है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? देखो, मैंने कम से कम 3 से 4 साल मैंने लीड किया ऑपरेशन वेडिंग्स मेन्यू का। ओके। जो सर हैं अलग पांडे, उनका मैंने रिसेप्शन किया था। फिजिक्स वाला। हाँ। बहुत अच्छे वो भी इंसान है, मतलब उन सबके साथ मेरे फोटो वगैरह सब कुछ है। ओके। बहुत अच्छे है। तो उनका जो वेडिंग रिसेप्शन हुआ था, हाँ, वो सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी वाला किया था मैंने। अच्छा। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं था जो उनकी वेडिंग में नहीं आ रखा था। आप नाम बताइए कोई भी। अच्छा। हाँ, सारे सेलिब्रिटी, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सब उनकी वेडिंग में आए हुए थे। और मुझे ये किसी को पता नहीं है। ये रिसेप्शन की कहानी बताता हूँ मैं आपको। बताइए। कि एजेंसी के थ्रू आया कॉल, कल रिसेप्शन होना है और आज शाम को, एक दिन पहले, जस्ट एक दिन का गैप था, कि अचानक से एजेंसी आती है कि हमें एक वेडिंग रिसेप्शन करना है, 600 गेस्ट थे अराउंड। तो मेन्यू पे बात चली, ये चली, तो बोले कि यार ये मेन्यू नहीं चलेगा। मतलब क्यों, क्या हो गया? क्योंकि जब तक सेलिब्रिटी का एक अलग फ्रेमवर्क होता काम करने का, तो ये नहीं कि हम बहुत VIP है, डिटेल कोई मेंशन नहीं करता।
आपको नहीं पता होता कि कौन आएगा इस वेडिंग में, अच्छा। या किसके लिए कर रहे हैं। तो सारी डिटेल क्लोज थी कि किसके लिए हो रहा है सब कुछ। तो फिर उन्होंने बताया कि आलोक पांडे के लिए है, उनसे फिर फोन पे बात हुई, मेन्यू में फिर क्लोजिंग पॉइंट किए बने, तब बात में बदला कि सर के लिए, फिजिक्स वाले सर के लिए हमारा वेडिंग प्लान हो रहा है। ओके, तो क्या क्या बनाया था आपने, क्या प्लान किया था उसमें? उनके बहुत लेविश मेन्यू था। ओके। तो कम से कम ये लगा लो 7 से 8 हज़ार के बीच में प्लेट थी इनकी, अच्छा, पर गेस्ट की। ओके। और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अपने काउंटर्स, लाइव काउंटर, ये पास्ता, पिज़्ज़ा, होममेड, चाट, एक्सटेंसिव, डिफरेंट एक्जोटिक फ्रूट्स, और कम से कम 15-20 टाइप की अपना डेजर्ट्स। तो बहुत कुछ था। ओके। क्या होता है ना कि कभी कभी कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है होटल्स में जिस पे ज़्यादा सर्विलेंस होता है, वो सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के साथ आता है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आ गए आपके पास, खाना आएगा आपके पास कि भाई प्राइम मिनिस्टर का खाना, ये खाना खाना है, ठीक है। या और भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट हो सकते हैं, कोई भी। बिल्कुल। कभी ऐसे इंसान को सर्व करने का मौका मिला है कि जिसके खाने की भी चेकिंग होती हो कि खाने में क्या क्या मिलाया है, क्या किया, ऐसा कभी किया? हाँ बिल्कुल होता है जी। दलाई लामा जी का खाना हमेशा बहुत हाई सिक्योरिटी में बनता है। अच्छा। जो सिक्योरिटी उनके खाने के लिए होती है, आज तक किसी सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी नहीं होती है दलाई लामा जी के, जो दलाई लामा जी के लिए होती है। उनका खाना होता है क्या, होटल के इंग्रेडिएंट भी वो यूज नहीं करते। अरे हाँ, वो अपना पानी तक भी बाहर से लेके आते हैं। अच्छा जी। जिसमें खाना बनेगा वो अपना पानी लेके आते हैं। एग्जाम्पल आटा वो खुद लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, तो बस हर चीज़ सर्विलेंस में होती है। मतलब होटल्स में कैमरे होते हैं, लेकिन उनकी सर्विलेंस इतनी नेक्स्ट लेवल पे है कि सामान आएगा, रॉ मटेरियल उनकी तरफ से आएगा और मेन्यूज आएगा कि क्या खा रहे हैं, तो उस पर खाना बनेगा। फिर उसके जो मटेरियल आया, लेकिन जब आप बना रहे होंगे शेफ, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो उनकी तरफ से है वो खड़ा रहता है वहीं पे। बाकी किसी सेलिब्रिटी में नहीं होता। अच्छा। हाँ, उन्हीं की में देखा मैंने। बाकी किसी भी सेलिब्रिटी का इतना खाना चेक नहीं होता जो उनकी में होता है। तो जब खाना बन जाएगा तो उसके साथ भी सिक्योरिटी जाएगा ऊपर, और उनके रूम में क्या खा रहे हैं वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसके रूम पे हमेशा डॉक्टर्स की टीम होती है, सिक्योरिटी की टीम होती है। उनके साथ कितने गेस्ट रहते हैं किसी को पता नहीं। ऑर्डर्स आ जाते हैं, कम से कम 15-20 आइटम बन जाते हैं एक साथ। अब 15-20 आइटम में शेफ को पता नहीं होता कि दलाई लामा क्या खाता है। अच्छा, इतना ये मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी होती है। तो प्योर वेज ही खाते होंगे? प्योर वेज बनता होगा? वेज नॉन वेज दोनों जाता है रूम पे, लेकिन आज तक पता नहीं है कि वो क्या खाते हैं। मैंने बताया ना आपको, वो अपनी टीम के साथ खाते हैं। उनकी टीम रहती है, कम से कम 10-12 लोग रहते हैं उनके पास में। एक डॉक्टर्स की टीम भी है, लेकिन कौन क्या खाता है वो आज तक किसी को पता नहीं। अच्छा, तो खाना जाता बनेगा, जो खाना बन रहा है सबका वो बनेगा हाई सिक्योरिटी में, क्योंकि वो पता नहीं, किसी को शेफ को मालूम नहीं कि ये क्या खाता है। अच्छा। हाँ, और फिर वो सिक्योरिटी के साथ में जाएगा, और वहाँ पे कोई मतलब सर्विस भी जाती नहीं अंदर। अच्छा। सिक्योरिटी उनके रूम में लेके जाती है, कोई अलाउ नहीं है उसका? कोई अलाउ नहीं। जब खाली हो जाता है तो बाहर निकाल के लाते हैं और ट्रॉली दे देते हैं। अच्छा। लेकिन आपको जैसे बहुत टाइम से जब हम थे तो जानते थे, अब सिक्योरिटी भी जानती है कि हाँ ये शेफ है, यहाँ पे काम करते। अगर आपको कोई मिलना है तो ब्लेसिंग बहुत काइंड है, बहुत हम्बल है। हाँ, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आपको ब्लेसिंग जरूर देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो होता है कि आपने कम से कम देख रहे 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, तो लेकिन हाईएस्ट सिक्योरिटी जो मैंने आज तक देखी है कि हमें, आप किसी सेलिब्रिटी का पूछोगे मैं बता दूंगा कि क्या खाता है। हाँ। लेकिन दलाई लामा जी क्या खाते हैं मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन खाना बनाया हुआ उनका, खाना बनाया हुआ क्या खाते हैं उसमें से 15 ऑप्शन में से क्या खाते हैं, हाँ, किसी को मालूम नहीं। नाइस। तो ऐसे होते मतलब हाई लेवल, जो बड़े लेवल पे लोग होते हैं, तो इस टाइप से उनका खाना जाता है। ओके। क्रिकेटर्स की आपने बात की, महेंद्र सिंह धोनी, इसके अलावा और कोई क्रिकेटर्स है जिसके लिए आपने सर्व किया? अभी रिसेंटली आईपीएल चल रहा है, तो अपने मुकेश कुमार जी, जिसको अभी बुमराह ने बोला था कि मिस्टर बुमराह मैगराथ। अच्छा। तो देखो डाइट्स में हमेशा ना मैं पैटर्न देखता हूँ कि वो कैसे किस पैटर्न में काम करते हैं। अब दिल्ली की टीम हमारे साथ ठहरी थी अराउंड 8-10 दिन, लेकिन वो अकेले जो क्रिकेटर थे आईपीएल में, उसमें दिल्ली टीम से, जो इतने कॉन्शियस थे अपने डाइट्स को लेके। उनका एक अपना फ्लावर था, ग्लूटेन फ्री फ्लावर। वो बोलते कि शेफ सचिन ये लीजिए, और मेरी जो रोटी है इसी फ्लावर से बनानी है। अच्छा।
तो ये मतलब इतने बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो अपना बहुत ध्यान रखते हैं डाइट का, कि इतना ग्राम खाना है, इतने खाना, और 2 रोटी, 1 रोटी बिना बटर के, बिना घी के, अच्छा। तभी तो महान बनते हैं। ये नहीं कि उनके पास इतना पैसा होता है कि कुछ भी खा ले, कुछ नहीं खाते। बहुत कॉन्शियस होता है अपनी डाइट के लिए, जितने भी मतलब एलीट क्रिकेटर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, और मेंटेन रखते हैं अपने आप को। तो मैंने वहां से समझा कि उनके पास सब कुछ ऑप्शन है। एक दिन कभी अगर ऊपर नीचे हो जाए, वो टाइम के बड़े पाबंदी होते हैं। हर सेलिब्रिटी के मैं एक पैटर्न देखता हूँ, और सब में सेम है कि उन्होंने बोला कि हमें 2 बजे चाहिए खाना, 1 बजे चाहिए, तो उस टाइम पे उनको चाहिए। अच्छा। ना उससे ऊपर, ना उससे पहले, ना नीचे। तो डाइट को फॉलो बहुत डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं। तो लोगों को लगता है कि इनके इंजॉयमेंट बहुत होते हैं, कुछ भी नहीं खाते, बहुत चीज़ों पर कंट्रोल रखते हैं, अपनी अर्जेस पे कंट्रोल रखते हैं, तब जाकर महान बनते हैं। मैच में जाने से पहले था कि जब आईपीएल टीम पंजाब की थी, तो लेकिन रात को जब मैच खत्म हो जाता है, आते हैं तो तब बड़ी मस्ती करते हैं सर। अच्छा, तब फुल अब आप कुछ भी करो, कितना भी खाओ। अच्छा, उस टाइम में कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मैच में जाने से पहले लाइट फूड लेते हैं। मोस्टली जो मैंने देखा क्रिकेटर टीम्स की, वो फ्रूट जरूर खाते, प्रेफर करते हैं फ्रूट्स, ब्लैक कॉफी जाने से पहले। ओके। क्योंकि स्टेडियम में भी जो क्वालिटी होटल्स में होती है, स्टेडियम में हो सकता है कि उस लेवल पे ना हो, तो हमेशा उसका क्या करते हैं, होटल से कुछ काफी होते हैं कि अपने प्रेफरेंस रखते हैं कि मैं होटल्स में ही खाऊंगा। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मोस्टली होटल्स में खाते हैं, बाहर स्टेडियम में भी नहीं खाते। तो जैसे विराट कोहली जी का तो अपने बोलते हैं कि पानी भी अपना सेपरेट पीते हैं, ब्रांडेड पानी पीते हैं। तो ये पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, लेकिन ओके। युवराज सिंह का भी किया सर? युवराज सिंह को मैंने बहुत बार सर्व किया। कितनी बार? मैंने किया 3 बार। ओके। तो पहले तो मैं जब अपने इनिशियल एज में था, तो मैं बहुत फैन था उनका। जैसे वर्ल्ड कप जीता था, तो उनका वो आए मोहाली में रहते शायद घर उनका, तो चंडीगढ़ में आए मेरिट में, तो बोला कि शेफ से बात करनी। एक पैटर्न और बताऊंगा जी आपको मैं जी। जितने भी सेलिब्रिटी है ना, वो सिर्फ बात करते शेफ से। अच्छा। हाँ, वो बाकी कौन है, आप होटल के जीएम हो, मैं ये हूँ, मैं मैनेजर हूँ, नहीं मतलब है उनको। उनके लिए जो खाना बनाता है जी, वो दिल के उनके बहुत क्लोज रहता है। ओके। वो सीधा डायरेक्ट बात करें कि मेरी बात करा दो शेफ से जी। वो नंबर शेफ लोगों से रीच आउट करते हैं कि शेफ मेरा खाना है, अगर लंबा स्टे रहता तो बोल देंगे प्रेफरेंस ये है, इस हिसाब से हमेशा खाना देना, और डायरेक्ट मैसेज कर देंगे मुझे भिजवा देना। उमेश यादव को देखा मैंने, इतने साल सर्व किया मैंने। वो दिल्ली में रहते हैं। ही इज लाइक ए ब्रदर टू मी। अच्छा। हाँ, तो हम बात करते उसकी, युवराज सिंह की। हाँ। तो पहली बार जब कॉल आया तो कि शेफ से बात करनी है, वो पता नहीं होता कि गेस्ट के आते रहते कॉल कि शेफ से बात करनी। तो मैंने उठाया, हाँ सर बताइए। अरे शेफ साहब ना, मुझे वो कुछ बढ़िया हल्दी खिला दो। मैं सर क्या, आवाज से पहचान लिया। और पहली बार जब सुनते हैं तो लगता है यार युवराज सिंह से बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम मैं भी नया था इंडस्ट्री में। बोला शेफ क्या खिला सकते हो, मुझे तो ओट्स चाहिए। तो उनके लिए फिर मैं ओट्स पोरिज बना के ले गया था रूम के अंदर। तो बड़े खुश हुए थे बना के। सेलिब्रिटी को बहुत अच्छा लगता है कि जब एक शेफ आए ना, उसका एक अपना ओरा अलग रहता है। वो बहुत पसंद करते हैं कि जब शेफ आता खुद लेके, और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं सेलिब्रिटी कि मतलब कोई भी शेफ एक टेबल पे जाता है तो उसका जो रिस्पेक्ट लेवल होता है गेस्ट के लिए, वो डबल ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो बहुत फिर वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि पूरा रूम बैट से भरा हुआ है। बैट ही बैट। हाँ। अच्छा। तो वहीं पे सब लगे हुए हैं प्रैक्टिस। मतलब उनका फ्लोर क्या होता है, जो आईपीएल की टीम होती है तो फ्लोर होता है एक पूरा क्रिकेटर्स का होता है। उस पे एक आम इंसान की जो होती है मूवमेंट नहीं होती है, सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। और सारे रूम्स एक टीम को दिए जाते हैं। अच्छा। कि आप लोग ही रहोगे, कि ये फील ना हो कि गेस्ट बीच में आ गया। सिक्योरिटी बहुत कंसर्न रहता है ना सर। तो तब मैं उनसे मिला था। उसके बाद 2 साल पहले, अभी एक साल पहले फिर आया था एक फंक्शन में। तो आने से पहले खाने बहुत शौकीन है युवराज सिंह। तो बोले कि मुझे मेरे रूम में ना शेफ को भेज देना, मैं इतने मिनट में पहुंचने वाला हूँ, और शेफ को मेरे रूम में भेज दो। तो फिर मैं उनके रूम में गया, बड़े खुश हुए, याद भी है उनको। तो माँ सर क्या बनाया आपके लिए? तो बोले मुझे एशियन में कुछ खिला दो, जल्दी भूख लगी हुई है। फिर एशियन में खिलाया उनको। एशियन मतलब? एशियन जैसे अपने नूडल्स हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। तो उनको स्टर फ्राइड बहुत पसंद है। तो चिली चिकन, नॉन वेज खाते हो, नॉन वेज वेज दोनों खाते हो। तो नूडल्स खिलाया और डिमसम खिलाया। तो उनको बहुत पसंद है वो।
अच्छा। हाँ, तो रूम वो ये सेलिब्रिटी ये कभी मानते नहीं है कि मतलब ये शेफ है, मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाती है। अच्छा। वो शेफ को हमेशा, युवराज सिंह का पैटर्न मुझे पता है कि वो शेफ को बुलाएंगे, भाई खिला दो कुछ। हाँ। हाँ, ओके। तो ये तरीका है। तो उन्होंने उनको चिली चिकन का ऑर्डर दिया, हाँ। और फिर ऑर्डर दिया हमने अपना इसका मोमोज का। हम्म। तो खाते हैं, मतलब अब क्रिकेट छोड़ दिया तो अब इतना डाइट पे कंट्रोल नहीं हाँ, रखते। राइट पहले राइट बहुत राइट। कंट्रोल किया उन्होंने, हम्म। लेकिन अब इतना कंट्रोल नहीं रखते, अपना सब कुछ एंजॉय करते हैं। जब हम बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में बातें करते हैं ना, तो एक हार्दिक पांड्या भी जो है नाम दिमाग में आता रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक कूल टाइप Cool type का है, दिखते हैं सब। ना, हाँ, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनका क्या पैटर्न है, इनके खाने का क्या, क्योंकि अभी इस बारे में उनके रिगार्डिंग कोई बात ऐसी हुई नहीं है। हार्दिक पांड्या के हमेशा जो बात हुई है वो गर्लफ्रेंड के गाड़ी, गर्लफ्रेंड, हाँ, पैसा। यही पैसा मैक्सिमम वही हुआ है। हाँ कभी सर्व करने का मौका मिला हार्दिक पांड्या को? जी, हार्दिक पांड्या बहुत ही कूल इंसान है, मतलब मैं हार्दिक पांड्या की रिस्पेक्ट करता हूँ, लाइक ऑन द टर्म्स ऑफ द MS धोनी। अच्छा। हाँ, तो मतलब लोगों को जो उसको दिखाया जाता है, मतलब देखा आपके पास गर्लफ्रेंड है, क्या है, गाड़ी है, वो एक पर्सनल चॉइस हो जाता है। आपको उसको मिंगल नहीं करना चाहिए उसके प्रोफेशन से। जो आदमी जो बात करता है किसी से भी, वो बहुत हम्बल है, बहुत कूल रहता है। ये दिखाते हैं उसको, वो उसका स्टाइल पैटर्न है कि वो ऐसा नहीं है कि ये किसी से बात नहीं करता होगा या कुछ नहीं है। वो शो किया जाता है अच्छा। कि हार्दिक पांड्या ऐसा है, हाँ। लेकिन क्योंकि उसका स्टाइल पैटर्न है। अब आपको कलरफुल बाल पसंद है, ठीक है, तो लोगों को लिए इंडिया में क्या था, हर चीज को हाइप कर देते हैं। जी जी जी। तो लेकिन वो डाइट के बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा। उन्होंने, सबको पता है कि हार्दिक पांड्या ने क्या टाइम देखा हुआ है, कि वो दोनों भाई बिस्किट से स्टार्ट किया थे, बिस्किट खा के क्रिकेट खेलते थे, मैगी बिस्किट, और आज की डेट में कहाँ पे पहुंचे, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। आज की डेट में जहाँ पे हार्दिक पांड्या जाता है, वहाँ पे अपना पर्सनल कुक लेके जाता है। अच्छा, कोई कोई होटल का शेफ नहीं बनाएगा खाना उसका। अच्छा। वो अपना पर्सनल कुक लेके जाते हैं और वही उसका खाना बनाते हैं। अभी लास्ट मंथ आए हुए थे, जब यहाँ पे एक इवेंट था दिल्ली में, तो हार्दिक पांड्या आए हुए थे, तो उनका साथ में कुक भी आए हुए थे। तो वो उनका खाना शेफ, होटल के शेफ ने नहीं बनाया, क्योंकि उनकी डाइट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, उनका पैटर्न होता है, और उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं सबके। अच्छा। तो वो लिख देते हैं भाई इतना खाना खाना है, इतना टाइम पे खाना है, तभी तभी वो चैंपियन है। तो हार्दिक पांड्या का अपना एक ओरा है, चैंपियन है, और उसका रीजन ये है कि बहुत मेहनत करता है पीछे, डाइट पे बहुत कंट्रोल है, और जिम में बहुत मेहनत करता है। ओके। क्रिकेटर के अलावा जैसे सेलिब्रिटीज जो बॉलीवुड वाले, इसमें किसी के साथ सर्व किया है किसी को? अर्जुन कपूर का बताता हूँ मैं आपको। अर्जुन कपूर की फिल्म शूट हो रही थी लास्ट ईयर दिल्ली में, तो उनका स्टे था कम से कम 20-25 दिन हमारे होटल्स में। तो उनका पैटर्न सेम था कि उनका जो डाइट में आप जो चेंज देख रहे हो ना, अर्जुन कपूर पहले बहुत बल्की था, राइट, आज की डेट में बिल्कुल फिट है, हैंडसम फिट है बिल्कुल। तो उनके पास भी अपना पर्सनल कुक है, हमें इनको बोला जाता है प्राइवेट शेफ। अच्छा। तो ये काफ़ी सेलिब्रिटी का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि अपने प्राइवेट शेफ रखते हैं, तो वो हेडेक नहीं लेना चाहते हैं कि वो अपने प्राइवेट शेफ को फ़ोन करेंगे मेरा खाना ये है वो है, कि ये टच नहीं करते, मतलब किसी के टच में रहना पसंद नहीं करते। तो वहीं पे वो खाना बनता था, जैसे बीटरूट की रोटियां बनती थी मोस्टली, मिलेट बेस खाना बनता था सारा, लाइट फूड खाते थे। तो और सब कुछ ग्राम से, वहाँ पे एक मेजरमेंट मशीन होती है, स्केल होता है, मेजरमेंट स्केल, उस पर वेट कर करके खाना जाता था। अच्छा। हाँ, तो और बहुत ही वैरायटी, मतलब कलरफुल वैरायटी, आज ज्वार की रोटी है, कल उसकी किनवा की रोटी है, फिर बीटरूट की रोटी है। अच्छा। हाँ, और चिकन टिक्का अगर खा रहे हैं, चिकन टिक्का के 3 पीस, नो क्रीम, नो बटर, नो डेयरी, नथिंग। तो उनका खाना, सेलिब्रिटी खाना थोड़ा अलग लेवल पे बनता है, तो उनको पता हो जाता है। वो कन्वीनियंट क्यों रहता है, वो प्राइवेट शेफ इसलिए रखते हैं ताकि यार हमें बार बार समझाना ना पड़े। होटल्स में खाना बनाने का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो उसलिए वो हमेशा प्राइवेट शेफ हायर करते हैं अपने। इसके अलावा सेलिब्रिटीज जो अब शेफ भी सेलिब्रिटीज हो गए हैं, बिल्कुल, है ना? आपके ये कौन से कपूर साहब है, विकास खन्ना, विकास खन्ना, संजीव कपूर, ये सब लोग हैं, ठीक है। इनकी क्या स्पेशलिटी है कि आज ये जो है, क्या इनके पीछे रीजन है, क्या मेहनत या क्या प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया कि आज वो एक सेलिब्रिटी शेफ बन गए हैं? तो मैंने विकास खन्ना शेफ से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्ट, द फेम ही है, जो पैशन उनके, जो जहाँ से उठे हैं, मतलब उनका एक रियल स्ट्रगल है।
तो वो अमृतसर से उठे हैं, लंगर पे खाना बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा। हाँ, यहाँ पे दिल्ली में मैंने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शेफ विकास खन्ना के साथ में किया था। अच्छा। फर्स्ट पॉडकास्ट। अच्छा, ओके। तो मैंने 2 दिन का इवेंट था उनके साथ में, और उन्होंने डिटेल में समझाया कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ। वो मुल्क खाने के लिए उनके लिए खाना एक बिजनेस नहीं है, उनके लिए एक पैशन है कि गेस्ट को देखना चाहते हैं, खुश हुए, इमोशन है, तो वो दिल से मानते हैं। लेकिन बहुत सारे शेफों के लिए क्या है, एक प्रोफेशन बन गया, सिर्फ पैसा कमाना ये सब में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वो हमेशा इसको एक रिलीजियस मानते हैं कि गेस्ट को खुश हो जाएं, गेस्ट को हैप्पी मोमेंट लगे। तो पहला पॉडकास्ट सोचो कि मैंने शेफ विकास खन्ना के इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ के साथ किया था। अरे वाह। तो मैं तो उनका बहुत फैन था, तो मेरी उनसे बात हुई। 2 दिन मैंने उनके साथ काम किया और दिन रात हमने बहुत मेहनत की। तो बड़े खुश हुए कि यार तू बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो बातें करते करते मैं बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, कि मैं तो आपको बचपन से देखता हूँ, उनको देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बोला ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे कई बार सेलिब्रिटी क्या होते हैं, ऐसे दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी मिलेंगे आपको कि ठीक है कल शाम को देखेंगे, आज मैं आऊँगा फिर कर लेंगे। तो हमने बात हुई, अगले दिन मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब करना मैं पसंद नहीं करता। अपने आप फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हाँ भाई कहाँ पे हो? माशा ऐसे बात है, किचन में हूँ। पॉडकास्ट नहीं करना तो मुझे मेरे साथ माँ करना तो है। और मैंने कोई क्वेश्चन रेडी नहीं किया था उस टाइम पे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बोलेंगे। मैं ठीक है, उन दिल रखने के लिए बोल दिया होगा। तो अचानक से गया, मैं 10 मिनट के अंदर मैंने अपने क्वेश्चन रेडी किए और फिर मैंने उनका पहला पॉडकास्ट लिया था अपना विकास खन्ना के साथ। क्या ऐसी यूनिकनेस क्या बताई? हम्बलनेस, जो हम्बलनेस उनके अंदर है, मैंने आज तक किसी शेफ में देखी। मैं हमेशा बोलना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, देखिए फेम, रेसिपी सब कुछ ठीक है, आज आप ले सकते हो, लेकिन हम्बलनेस इज वेरी क्रिटिकल। आज की डेट में हम क्या होते हैं, हम्बलनेस जो ह्यूमिलिटी होती है वो भूल गए हैं। सिर्फ प्रोफेशन रह गया है, पॉलिटिक्स रह गई है किचन में। हम काम करते हैं, अपने टीम के साथ काम करते हैं, हमें किसी से इमोशन से कोई मतलब नहीं है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आप अपना काम किया और घर चले गए। कोई प्रॉब्लम में है तो पसंद नहीं करते कि उसकी कोई हेल्प कर दे। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द विकास खन्ना। वो कितने हम्बल इंसान है। वो अब आपको ऐसा महसूस नहीं करने देते कि यार छोटा है तुम, मैं बड़ा हूँ। मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों शेफों के साथ उन्होंने काम किया होगा, ट्रेन किया मेरे जैसे लाखों शेफ। बट स्टिल व्हेन आई आस्क हिम टू ओके कैन वी हैव पॉडकास्ट एंड ही एग्री, तो वो हम्बलनेस दिखाता है कि हाँ। और क्या बात है आपको उनकी अच्छी लगी है? सबसे बात अच्छी लगी डिसिप्लिन। मैंने जो सब मैं आपको बताया, हर सेलिब्रिटी का एक पैटर्न होता है, इनका पैटर्न है कि, और सबसे ये मोस्ट हैंडसम शेफ रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ही इज अ क्रश। शेफ विकास खन्ना इज द क्रश। अब मैगजीन में आया था, तो मोस्ट हैंडसम शेफ इन द वर्ल्ड। ओके। अच्छा ये बताइए, जैसे ये शेफ है आज वो एक सेलिब्रिटी भी हो गई है शेफ के साथ साथ, और एक शेफ जब अपनी जर्नी को शुरू करता है और शुरू करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है जी, एक ऐसा भी समय आता है या एक ऐसा स्तर, एक स्टेप्स आता है कि जहाँ के ऊपर आप जा नहीं सकते। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति हाईएस्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो पहला आदमी है, वहाँ से शुरू होता है। जी जी। शेफ जो होते हैं, शेफ के जितने भी पद होते हैं, जो भी डेजिग्नेशन होती है जी, हाईएस्ट क्या होती है कि बस इसके ऊपर तो अब खत्म है दुनिया, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता? देखिए अब शेफ ऐसा कुछ नहीं, आजकल नई नई पोजीशन निकाल देता है अगर आपको होल्ड ही करना है किसी शेफ को। अच्छा। तो पहला जो पोजीशन होता है, जो लास्ट स्टेज होती है, वो क्लस्टर एग्जीक्यूटिव शेफ की होती है। क्लस्टर, हाँ, जो मतलब जैसे कि आप पूरे मेरिट के क्लस्टर एग्जीक्यूटिव शेफ है, या कॉर्पोरेट शेफ बोल देते हैं कि कॉर्पोरेट शेफ ऑफ द, या एशिया, फिर उससे ऊपर आ जाता है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक, हाँ, जैसे हमारे हर होटल मेरिट में एक शेफ होते हैं, हर कंपनी में होते हैं। वो एकोर में जाओ, हायत में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, तो कॉर्पोरेट में शेफ होते हैं जो पूरे रीजन को देखते हैं, पूरे एशिया को देखते हैं। तो वो एक हाईएस्ट पोजीशन है जो शेफ की। क्या काम करते हैं वो पूरे जो जैसे स्टैंडर्ड है, तो हर होटल्स में मेंटेन करने का काम करते हैं कि जो भी पॉलिसी जाएगी किचन के लिए, रेसिपी जाएगी, जो स्टैंडर्ड जाएगा वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं, डायरेक्टर ऑफ कलनरी होते हैं होटल्स में, एग्जांपल 100 होटल्स हैं, तो 100 के 100 एग्जीक्यूटिव शेफ जीएम उनको रिपोर्ट करते हैं। ओके। हाँ, तो वो एक पोजीशन है जो हर कोई ड्रीम करता है कि अगर वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि कभी अचानक से वो आप खाना बना रहे हैं अपने किचन में
अचानक से जिन शेफ का आप नाम ले रहे हैं, हाँ, एशिया पैसिफिक के कॉर्पोरेट शेफ हो ओके, गए। कॉर्पोरेट शेफ मान लीजिए, हाँ। तो कॉर्पोरेट शेफ अचानक से किचन के अंदर घुसता है और चेक करने लगा कि देखता हूँ इन्होंने क्या बनाया, कैसा बनाया, ऐसा होता है कभी? होता है, बहुत होता है। चेक करते हैं, राउंड्स होते हैं। यही है कि 5 स्टार में रेटिंग क्यों इतनी हाई रहती है, स्टैंडर्ड इतना हाई क्यों रहता है? दे विजिट योर होटल, दे कम इनसाइड द किचन, दे चेक, दे टेस्ट द फूड, दे स्टे फॉर लाइक 5 डेज 7 डेज। वो अपने ऑफिस में कम बैठते हैं और होटल्स में चलते रहते हैं। हर होटल्स में, यहाँ पे आपके साथ रुके मैं जैसे कि 5-7 दिन, नेक्स्ट होटल में चले गए, वहाँ पे 10-12 दिन, तो ऐसे करते करते उनकी जर्नी चालू रहती है। अच्छा, वो घूमते ही रहते हैं? घूमते रहते हैं, उनका राउंड ही रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं वहाँ से पॉलिसी चेक करते रहते हैं। ओके, आपने कब शुरू किया था अपना शेफ का जर्नी? मैंने अपनी शेफ जर्नी 2012 से स्टार्ट किया था। मैं कॉमी से सबसे पहले, अब एक चीज़ होती थी पहले, कॉमी 3, 2, 1, तो मैंने कॉमी 3 से स्टार्ट किया था। फिर 3 होता, फिर 2, फिर 1? फिर 1। अब आज की डेट में वो तीनों चीज़ खत्म हो गई, उसका बन गया सिर्फ कॉमी। हाँ, तो कॉमी 1 बनने के लिए कम से कम 4-5 साल लग जाते थे। अच्छा। लेकिन आज के डेट में लड़कों को मतलब पेशेंस नहीं रहा है, टाइम जल्दी चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव बन जाए, सब कुछ बन जाए। बट शेफ बनना एक बहुत पेशेंस का गेम है। आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, एक चीज़ के काम करना पड़ता है, तब आप जाके शेफ बनते हैं। आपने इसके लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई ये की थी या फिर एक शौक था? नहीं, मेरा देखो, आई एम ए वेरी एक्सीडेंटल शेफ। अच्छा। मेरा कोई शौक नहीं था शेफ बनने का, मुझे कोई मालूम नहीं था कि शेफ होता क्या है। हाँ। तो मैंने पीसीएम की हुई अपने 12th से पीसीएम करने के बाद मैंने सोचा था कि इंजीनियर में जाऊं। तो वहाँ फिर रिसेशन आया 2009 में, आपने सुना होगा। तो उसके और इंजीनियरिंग के जो कोर्स थे वो बहुत महंगे थे। फिर मुझे लगा कि इतना महंगा तो नहीं कर सकते। अब फिर किसी रिलेटिव्स ने बताया कि आप होटल्स में का कोर्स करो, ट्रेनिंग टाइम में पैसा मिलता है, विदेश में जाना बहुत आसान है आपके लिए। तो ठीक है, ये पैसा चाहिए तो जल्दी है, बढ़िया है, और सस्ता कोर्स होता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स उस टाइम पे सस्ता था, बट आज के डेट में होटल मैनेजमेंट के कोर्स बहुत महंगे हैं। 10-10 लाख के कोर्स हो रखे हैं होटल मैनेजमेंट। लोगों को लगता है कि खाना तो बनाता है भाई, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं लोग। तो वो एक चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने 3 साल चेन्नई में अपना पढ़ाई की, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। फिर मैंने चाहा कि मैं जाऊँ सर्विस के अंदर, वहाँ पे फिर मेरे फेस पे कोई मार्क्स हैं, आप देख रहे हैं। तो उसकी वजह से पहले बहुत कंपटीशन हाई था कि फ्रंट ऑफ द हाउस में बिल्कुल क्लियर स्किन, ग्लो स्किन, वो मैटर करती थी। तो उस टाइम पे उसकी वजह से मेरा सर्विस में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी कॉमीज में। ओके, ये आपके जो चेहरे पे बोला, ये बर्न मार्क्स है क्या? हाँ, ये बर्न मार्क्स है। बर्न हो गया था? हाँ, ये बचपन में हुआ था मेरा, जब मैं 1 साल से छोटा था। तो खेलते खेलते दूध में गिर गया था, मम्मी बोलती, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये एक ग्लैमर इंडस्ट्री है। हाँ, समझ गया। तो जैसे फैशन इंडस्ट्री है, वो एक्टर्स बॉलीवुड होता है, वैसे ही ये भी इसमें ग्लैमर चलता है। तो उस टाइम में बहुत हाई था, लेकिन आज की डेट में बहुत कम हो चुका है। ओके। अच्छा, जैसे एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलिस्ट, ये बच्चों का स्पेशलिस्ट है, ये महिलाओं का स्पेशलिस्ट है। हाँ जी। शेफ में भी होते हैं ना स्पेशलिस्ट? हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। आप किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है? मैं वेस्टर्न और इटालियन खाने का स्पेशलिस्ट हूँ। क्या क्या आता है उसमें? वो वेस्टर्न में आता है आपका, देखो मेडिटेरियन फूड आ गया आपका, वो आ जाएगा, जो सी फूड बोलते हैं जो। नहीं, अब वेस्टर्न में जो पास्ता पिज़्ज़ा को काउंट करते हैं, इटालियन फूड होता है। अच्छा, ठीक है। तो वो सब आपका वेस्टर्न साइड में आ जाता है। ठीक है। जो बाहर, हम एक साफ लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ आपको मैं। बिल्कुल। जो खाना विदेशी खाना होता है वो वेस्टर्न में कंसीडर करते हैं। ओके। जो खाना इंडिया में आता है वो पता ही आपको। इंडिया में फिर वैरायटी होती है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। अच्छा, आप पास्ता बनाते हैं, पिज्ज़ा बनाते हैं, और क्या क्या होता है इसमें? पास्ता पिज़्ज़ा होते हैं, बर्गर्स होते हैं, सैंडविच होती हैं। सैंडविच, ओके। ये और हमारा फिर वेस्टर्न फूड होता है, ग्रिल्स होते हैं। ग्रिल्स। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा सही बताना आप इसमें। ये वाकई में अनहेल्दी होता है जो आप बनाते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम बाहर देखते हैं तो बोलते हैं मत खाओ ये पास्ता पिज्ज़ा, बहुत अनहेल्दी होता है, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अब बताइए, सही से बताना, क्या सच में अनहेल्दी होता है? अगर आप कंट्रोल में खाते कोई भी चीज़, आप मुझे देखिए, मैं क्या है, अनहेल्दी हूँ? नहीं, अनहेल्दी तो नहीं है। तो हर चीज़ का एक कंट्रोल मेजरमेंट होता है कि आप कितना खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, और किस टाइप का खाना खाते हैं। 1 से वीक आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप साथ में उसका वर्कआउट हो रहा है, चल रहा है, तो लेकिन आप जब बोलते हैं चीज़ बस्ट एक्स्ट्रा हर चीज़ क्रीमी, बटरी, ऑयली, तो आपकी चॉइस होती है। अच्छा। तो हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। आप बोलो कि हमें ऐसा खाना चाहिए, बोलो हेल्दी, तो शेफ हेल्दी बना के देगा। बिल्कुल हेल्दी पिज़्ज़ा बन सकता है। हेल्दी पिज़्ज़ा बन सकता है, बहुत सारे पिज़्ज़ा होते हैं, मिलेट्स पिज़्ज़ा भी चलते हैं।
अच्छा, मैं इसलिए ये मेरा एक सवाल भी होने वाला था आपसे, जी। क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले मेरे को पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन था। मैंने बहुत ढूंढा कि बढ़िया पिज़्ज़ा कुछ ऐसा मिले, बट मुझे मज़ा नहीं आया। मैं होता ना क्रेविंग जो होती है, अचानक से हो गई क्रेविंग, और सोचिए कि मैंने उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैंने जो आपके बड़े बड़े पिज़्ज़ा के जो ब्रांड है उनके भी मैंने मंगाया, पर एक होता है ना क्रेविंग, मुझे कुछ ऐसा खाना है बहुत शानदार हो, बढ़िया हो। पिज़्ज़ा बनाते वक्त कुछ लोग बोलते हैं जो बेस बनता है वो मैदे का बनता है, वो प्योर मैदा होता है। हाँ, प्योर मैदा होता है। क्या उसको किसी हेल्दी चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन उसमें स्वाद भी पिज़्ज़ा वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, देखो मिलेट्स बेस का आजकल बहुत ट्रेंड चल रखा है। मिलेट्स में क्या होता है कि आप जितने भी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, मिलेट्स बेस पे आपको बनाइए पिज़्ज़ा, और उसको, लेकिन वो क्या होता है फ्लफीनेस उतना उस लेवल पे नहीं आती, मतलब वो जो स्पंजी टाइप जो होता है। स्पॉन्जी टाइप होता है वो नहीं आता। लेकिन आप थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना सकते हैं जो खाने में हेल्दी भी रहेगा, और आपको पिज़्ज़ा की जो क्रेविंग है वो भी नहीं रहेगी। और काफ़ी लोग जो ट्रिक्स होते हैं कि अब होता है कि रोटीज पे भी बना देते हैं कुछ भी, तो वो काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, घर में मान लीजिए आटा है, हाँ। मैदा नहीं है, बेसन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक थोड़ा तरीका बताइए, अगर किसी को पिज़्ज़ा घर पे बना के, एक तो मुझे ये बताइए जो ओवन में बनता है पिज़्ज़ा, किसी घर में ओवन नहीं है, और आजकल सोशल मीडिया बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा उल्टा पुल्टा करके तवे पे करके ऐसे बना के आप बना सकते हो। हाँ, वो वही क्रेविंग के लिए, मैं पिज़्ज़ा कैटेगरी में नहीं आता, मतलब लेकिन ये होता है कि अपने दिल को खुश करने के लिए वो हम कर सकते हैं। मैं वही बता ना, जैसे आप वो एक टाइप से हो गया ओपन सैंडविच हो गया जी। या आपने कोई रोटी ली, ठीक है जी। उसको लो हीट पे सेक लिया तो क्या हो जाती है, वो कड़क हो जाती है। तो आपका बेस क्या होगा, रेडी हो गया जी। उसके बाद आप जो टॉपिंग है वो चीज डालिए जी। और वेजिटेबल ऐड कीजिए और उसको फिर ढक दीजिए पैन के अंदर स्लो हीट पे। तो वो क्या होगा, एम्बियंस बन गया उसके लिए, वो चीज क्या होती है, मेल्ट हो जाती है नीचे से। जो आपका बेस था वो तो क्रिस्पी हो गया, फिर उसको आपको काट के सर्व कर सकते हैं। ओके जी। तो पिज़्ज़े में अगर हम मान लीजिए उस मैदे वाले बेस में, क्योंकि मेरा बहुत इस पे वो है कि बहुत इतना मोटा मेरे पास आया था पिज़्ज़ा का बेस जो है, बोला प्योर मैदा है। अब इसमें आटा या मक्की का आटा या ऐसा कुछ क्या मिला सकते हैं कि जिससे कि इसमें थोड़ा सा हेल्दी तो हो जाए वो? उसी में फिर देखिए वो फ्लफीनेस नहीं आएगी। हमेशा जो हम शेफ लोग बात करते हैं, ईस्ट डालते हैं, फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेशन बाकी फ्लावर्स में नहीं होता, जैसे ग्लूटेन फ्री फ्लावर है वो फ्लफीनेस नहीं रहेगी, लेकिन वो हेल्दी चॉइस है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना पड़ता है, लेकिन खाने में मजा उनका बहुत रहता है मिलेट्स का। लेकिन पिज़्ज़ा दो टाइप का आप बना सकते हैं आप, एक थिक क्रस्ट हो गया, एक थिन क्रस्ट हो गया। थिन क्रस्ट का पिज़्ज़ा का भी टेस्ट उतना ही अच्छा लाजवाब रहता है। तो आप कोई मिलेट्स लीजिए जो मुझे पसंद है, जो काफ़ी सेलिब्रिटी भी खाते हैं, क्रेविंग उनको भी होती है, तो वो हल्की हल्की चीज़ ऐड करते हैं और उसके बाद कोई मिलेट्स बेस पे बेस बना के हम उनको सर्व करते हैं। जैसे क्या होता है ना, कुछ लोगों में ना कुछ चीज़ को लेके एक बैठ जाती है वो दिमाग में, ठीक है? ऐसी कुछ चीज़ें आप किसी डिशेज़ के बारे में बताना चाहेंगे जो लोगों में वो एक हवा बैठा हुआ है लेकिन वो है नहीं? हाँ, जैसे कि ब्रोकली है। हाँ। सबसे ज़्यादा। हाँ। अब कोई भी गेस्ट आता है या बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ब्रोकली होनी चाहिए, मोर ऑफ ब्रोकली, मोर ऑफ ये। हाँ। तो इतना हाइप है, दिस इज ओवर हाइप। अगर आपको वैसा सेम न्यूट्रिशन चाहिए तो आप उसको कॉलीफ्लावर से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने एक वर्ड सुन लेते हैं वहाँ पे और तो एक्सपेंसिव लगती है, तो हमें लगता है कि एक्सपेंसिव अच्छा ही होगा। हाँ। नहीं, ऑफ कोर्स ब्रोकली इज वेरी गुड वेजिटेबल, बट आपके पास इंडियन लोकल वेजिटेबल भी है ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट आल्सो। तो कॉलीफ्लावर में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सेम है जो आपकी ब्रोकली में होती है। लेकिन हम क्या होता है कि हमारे अंदर एक होता है कि जो महंगा होगा, जो बाहर का होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसमें फिर कार्बन फुटप्रिंट भी होते हैं। अच्छा, ओके। कार्बन फुटप्रिंट में बताना चाहूँगा, एक नया कंसेप्ट आ रखा है कि आप खाने के अंदर कितना, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर आप कितना कार्बन फुटप्रिंट होता है, लाइक कार्बन एमिशंस होता है, जो हमेशा बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो शेफ लोग अब आजकल मेन्यू में आना स्टार्ट हो गया ABCDE, जितना भी खाना बाहर से आता है इम्पोर्टेड फूड, इट कंटेन मोर ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि अब जो इम्पोर्ट होगा वो किसी शिप से आएगा, राइट, रास्ते में, फिर उस चीलिंग मशीन में जाएगा, तो वहाँ भी कार्बन एमिशन हो रखा है। तो जो आप आवाकाडो मंगाते कि मैं न्यूजीलैंड वाला आवाकाडो खाऊंगा, ठीक है, तो मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा, जो हमारी सीजन, अगर मैं बताता हूँ कि जो इंडिया में सीजन में मिलती है स्ट्रॉबेरी, उसमें कार्बन एमिशन होता है 0.5, लेकिन वो जब बाहर से आती है, जो ऑन ऑफ द सीजन रहता है, तो उसमें कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है 10 टाइम्स। अरे बाप रे।
लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते, हम सोचते हैं कि हम तो पैसा दे रहे हैं, बट वी आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल एमिशन। ओके, तो चीजें शेफ लोग काफी डिटेल्स में देखते हैं। अब प्लांट फॉरवर्ड चल रखा है कंसेप्ट। ओके, प्लांट फॉरवर्ड में क्या होता है, लेस ऑफ द मीट, लेस ऑफ द डेयरी, मैक्सिमम जो कंटेंट रहेगा वो आपका वेजिटेरियन रहेगा प्लांट फॉरवर्ड। इससे आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, इट हैज मेन्यू चलते हैं होटल्स में, लोकल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, प्रेफरेंस वो होनी चाहिए। लेकिन काफी जो गेस्ट है माइंडसेट बना के रखते हैं, मुझे तो सिर्फ अवाकाडो खाना है एग्जांपल। हर किसी को मतलब अब पता नहीं क्या, मतलब दिस इज ओवर हाइप। देयर आर सो मेनी ऑप्शन, अदर रेस्ट ऑफ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट हमने क्या कि हमने किसी से देखा है, सुना है, महंगा आता है, 700 रुपये केजी आता है अवाकाडो, बताइए। हाँ, तो वही खाना है। तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बाहर से आएगा, तो 5 स्टार में आए हैं, शेफ बनाएगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओवर हाइप कर रखी है। ओके, अब ओवर हाइप में बताता हूँ मैं, सबसे जो मुझे हंसने में आता है कि हम वी नॉट कंप्लेन। अब बोलते हैं कि हम जो कई बार गेस्ट बोलते हैं कि मेरा खाना ना उसमें फ्राई करना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में। अच्छा, ये क्या तो कैटेगरी होती है कि कोल्ड प्रेस, फर्स्ट प्रेस, तो उसमें आप फ्राई नहीं कर सकते। वो खाना फ्राई करने के लिए नहीं बना है। अच्छा, वो सैलेड ड्रेसिंग के लिए बना हुआ है, वो ड्रिजल करने के लिए बना हुआ है, वो टॉपिंग करने के लिए बना हुआ है। अब गेस्ट को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम तो आए हैं उस रिच फैमिली से आए हैं, ले हमारा खाना उसमें फ्राई होता है, वो जहर बन जाता है। अच्छा, आपने बहुत महंगा ऑयल लिया, लेकिन आपको उसको प्रॉपर्टीज का पता नहीं कि ये काम कैसे करता है, तो आपने उसको पूरा स्पॉइल कर दिया। राइट, राइट, नाइस। तो ये एक परसेप्शन लेके चलते हैं कि अब हम हर चीज महंगी खाएंगे। लोकल जो होती है और जो सीजनल में होती है वो बेस्ट होती है। गुड, गुड। और इसी पे काम चल रहा है, मतलब 2030 तक जो सबसे अब आजकल जो भी मेन्यू आएंगे अब आगे, सबसे ज्यादा मेन्यू इसी पे आएंगे। लोकल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। आपकी जो इंडस्ट्री है, शेफ की इंडस्ट्री है जी, आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्रीज में एक ऐसा काम या एक ऐसा प्रोसेस या नियम, जो भी वो कुछ भी हो सकता है, जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, अक्सर ये होता रहता है? काफ़ी होटल्स में जो शिफ्ट आवर्स रहती हैं स्टाफ की, नॉट इन द गुड होटल्स, अब आजकल तो वो भी थोड़ा कंट्रोल होता है, हर चीज़ का चेक इन चेकआउट होता है, 9 घंटे शिफ्ट रहती है। लेकिन कुछ होटल्स में या रेस्टोरेंट, कुछ बहुत सारे रेस्टोरेंट में जो शिफ्ट होती हैं वो स्टाफ की 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और रेस्टोरेंट में स्टाफ की जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं आती है। अच्छा, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कि मतलब कोई काम करता है, अपनी फैमिली के लिए काम करता है, पैशन के पीछे हमेशा पैशन कहाँ से आएगा? जब पैसा आएगा। खाली पैशन से काम नहीं चलेगा, आपका घर चलाना है, आपको अपने खर्चे हैं, जो टाइम पे सैलरी नहीं आती, काफ़ी रेस्टोरेंट नहीं देते, बोलते कि अभी हमारा लॉस चल रहा है, अगले महीने देंगे। तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ताकि उनका जो हेल्थ रहे शेफ लोगों की, होटल इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतर रहे। अच्छा सचिन सर, एक बात बताइए कि अक्सर बहुत सारी पोजीशंस होती है जैसे कि आपने बताया, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी पोजीशन हैं आपके इंडस्ट्री में जिसको हमेशा अंडर वैल्यू किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है? वो है शेफ कॉमिस। ओके, कॉमिस को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हर होटल की कहानी है। उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि क्योंकि वो सबसे पहली पोजीशन होती है। अच्छा, उस पर कुछ फ्रेशर्स भी होते हैं बहुत सारे, उसी पोजीशन में कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं, लेकिन जो बेस होता है ना किसी किचन का, वो इन्हीं से चलता है। अच्छा, अगर एक कॉमिस शेफ अगर आज ड्यूटी पे ना आए ना तो किचन हिल जाता है। अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं, मैनेज करते हैं ऑपरेशन को, कितना भी बिजी हो जाए, 1000 के 1500 गेस्ट हो जाए, दे टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, तो सो कॉमी पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जो अंडर एस्टिमेट है, जो लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो हमेशा क्या क्रेडिट मिलता है कैप्टन को, जो आपका बॉस होता है। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन जो नीचे जो टीम है, मैं हमेशा आई रिस्पेक्ट देम, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट। और हर होटल में उनकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो गेस्ट होता है वो पीछे बैक ऑफ द हाउस काम करते हैं, और क्या होता है कि जो क्रेडिट होता है किसी मैनेजर को, किसी सर्विस वाले को या किसी को अच्छा मिल जाता है। लेकिन जब कंप्लेन होती है तो सब ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे कि ये किसने बनाया, ये कॉमिन बनाया। लेकिन जब बात होती है कि अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है, तब अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तब मुझे बड़ी दुख होता है इस बात का कि जितना वो प्रेशर हैंडल करते हैं, अगर कोई मिस्टेक ऊपर से नीचे हो जाए कोई बात नहीं, यू हैव टू हेल्प देम आउट, यू हैव टू गाइड देम एंड यू हैव टू अप्रिशिएट। जब अप्रिशिएशन आता है यू हैव टू टेक देम फॉरवर्ड, ना कि अप्रिशिएशन मैं खुद ले लूं और जब गलती आए तो उनको आगे कर दूं कि ये इसकी वजह से हुआ है। तो वो एक चीज़ है जो इंडस्ट्री में बहुत ख़राब है। ओके,
अच्छा, एक बात और बताइए, मैंने ये पहले पूछा था किसी से भी, आपसे पूछ रहा हूँ, आपका अनुभव उसमें क्या बोलते हैं, आपके विचार क्या है कि सबसे अच्छे जो शेफ है वो कहाँ से आते हैं? ओके, इंडिया में जो सबसे अच्छे शेफ हैं हाँ। वो विदाउट ए डाउट उत्तराखंड से आते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। आज की डेट में अगर उत्तराखंड से शेफ ना आए ना, होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इतने शेफ है वहाँ से? इतने शेफ है वहाँ पे, मतलब होटल इंडस्ट्री चल ही वहीं से रही है। अच्छा। इतने हार्ड वर्किंग शेफ होते हैं उत्तराखंड के शेफ, हाँ। इतने मेहनती, इतने लगनशील होते हैं, और मतलब क्या खाना बनाते हैं, मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, जो नाम कमाया उन्होंने वर्ल्ड वाइड कमाया है। ऐसा क्यों है उत्तराखंड में, ऐसा क्या है कि वहाँ से शेफ ज्यादा आते हैं? वहाँ पर उनका पैशन होता है, उनका पहला पैशन देखो आर्मी का होता है। अच्छा। तो बहुत मेहनत करते हैं, उनका पैशन होता है कि आर्मी में जाना। अगर आर्मी में नहीं जा पाए तो उनका सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हमें शेफ बनना है। अच्छा। हाँ, तो जैसे हर एक स्टेट का क्या होता है, पैशन होता है। आप हरियाणा में जाओगे, क्या पूछोगे? खिलाड़ी मिलेंगे। हाँ। तो उत्तराखंड में वहाँ पे पैशन है, वहाँ पे इन्वायरमेंट है कि हमें शेफ बनना है। हाँ। उस जैसा बनना है कि हर किसी के रिलेटिव्स में कोई ना कोई शेफ मिलेगा आपको। अच्छा। हर घर में शेफ मिलेगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ। उत्तराखंड में इतने सारे शेफ हैं, बहुत रिस्पेक्ट है। अगर वहाँ से शेफ ना आए तो होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा जी। इतना कमाल का काम करते हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, मेहनत बहुत लगती है ना सर, मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है कि बाकी स्टेट के लड़के उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते जितना उत्तराखंड के होते हैं। पहाड़ी लड़के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, थकते नहीं हैं, लगे रहते हैं। और खाने का बहुत अच्छा, मतलब जो हाथ में होता है ना, टच होता है, हाँ। टेस्ट बहुत अच्छा होता है उनके। ओके, इसीलिए जब पिछली बार मेरे यहाँ पे शेफ आए थे उन्होंने भी बोला था, उन्होंने लेकिन एक चीज़ और इंक्लूड की थी, नेपाल बोला था। नेपाल और उत्तराखंड, और खास प्राइमरी उन्होंने उत्तराखंड ही बोला था। हाँ, अगर आप पूरा इंक्लूड करोगे तो सेकंड पे आते हैं नेपाल वाले। क्योंकि नंबर बहुत मेहनत करते हैं वो भी। मतलब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाना, होटल्स में जाना, ऐसा कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं होगा जहाँ पे इन दो के अलावा कोई शेफ ना मिले। एक होटल नहीं होगा, हर होटल्स में और हर रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में, हर अच्छे होटल में उत्तराखंड का शेफ मिलेगा आपको विदाउट ए डाउट, और नेपाल का शेफ मिलेगा। बिल्कुल। और रिस्पेक्ट है इनको, मतलब इंडस्ट्री को यही चला रहे हैं। बाकी तो थोड़े फिलर्स हैं, हर स्टेट से आए गए फिलर्स हैं। तो इसलिए ग्रेट जो प्लेटफॉर्म ये देते हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर स्टेट। और जो वो बिल्कुल बस थैंक यू सो मच सर। और खास करके अगर आप भी उत्तराखंड से है और आपको लगता है कि क्या सर ने सही बोला है, और आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप में से कौन कौन उत्तराखंड से है और शेफ़ बनना चाहते हैं, या शेफ़ ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आप किन से मिलना चाहते हैं, किन शेफ़ से आप रूबरू होना चाहते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं उनसे, वो भी आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।